हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी के जो चैप्टर है इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन हैं। देखो, पहला टाइप है हमारा, पहली जो एक्सरसाइज रहती है वो रहती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सेकंड रहता है इंडिपेंडेंट इवेंट पे, थर्ड रहता है बेस थ्योरम पे यानी टोटल प्रोबेबिलिटी पे। तो ये तीन टाइप मेनली, और एक और है रैंडम वेरिएबल वो सब, ठीक है। तो ये फोर टाइप हम बोल सकते हैं कि फोर टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बेस थ्योरम रहता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए। चलो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला और उसमें क्वेश्चन कैसे होगा। देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन होता है वो होता है पी ए स्लैश बी का, और ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब हम ये फॉर्मूला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, पी ए स्लैश बी इस तरीके से लिखा होगा। अब आपको ये समझना है कि अगर ये फॉर्मूला है पी ए स्लैश बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, तो हम पहचानेंगे कैसे कि ये क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। आप देखोगे क्वेश्चन को पढ़ते टाइम कहीं ना कहीं ऐसा लिखा होगा गिवन दैट, ऐसा लिखा होगा गिवन दैट, और इधर लिखा होगा कुछ फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या फाइंड प्रोबेबिलिटी, ऐसा कुछ, मतलब कुछ फाइंड करने के लिए बोल रहा होगा, कुछ गिवन दैट लिखा होगा, कुछ लैंग्वेज साफ साफ लिखी होगी, इट इज गिवन दैट या इट इज नॉन दैट, इस तरीके से ये लैंग्वेज यूज होती है। और जैसे ही तुम्हें पता चल जाए कि इट इज गिवन दैट लिखा है तो ये पक्का ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। तो जो गिवन होगा उसको आपको बी इवेंट लेना है। क्या लेना है? बी। और जो कुछ फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा होगा उसको ए लेना है। और जैसे ही ए और बी आ जाए और ये लिखना है, मैं देखता हूं बच्चे क्या करते, पढ़ लेते कंफ्यूज होते रहते, सर पता नहीं क्या पूछ लिया, पता नहीं क्या पूछ लिया। मैं कहता हूं क्या करना, आप जैसे ही आपको ये पता लग जाए कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, आप उसकी इवेंट्स को मेंशन करिए। जो गिवन होगा वो बी लिखना, या अगर आप ई और एफ ले रहे हो, मान लो आप ई स्लैश एफ लिख रहे हो सपोज, ठीक है, तो फॉर्मूला बन जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो आपके लिए एफ जो है वो गिवन होगा, जो नीचे लिखा है ना स्लैश के बाद जो लिखा है वो गिवन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बी गिवन है तो वो इवेंट लिख लेना, ए इवेंट लिख लेना। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें इंटरसेक्शन भी चाहिए तो इंटरसेक्शन भी लिख लेना, और बस इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी लगा दो और इनका फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, और जो मैंने आपको बताया कि हाँ कि गिवन दैट इस तरीके की लैंग्वेज दे रखी होगी और उसे पहचानने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। अब कई बार क्या है, मैं लैंग्वेज पढ़ के ये समझना है पहले कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, किस मतलब प्रोबेबिलिटी में किस टॉपिक से है। तो मैंने आपको सिखाया है कि जब भी कहीं गिवन दैट लिखा है और कुछ फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है तो समझ जाना ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। और जिसमें जो गिवन होता है, तो अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है तो ए स्लैश बी बोलोगे, या फिर अगर आप ई स्लैश एफ से रिप्रेजेंट करोगे। दो तरीके रहते हैं, कोई ए स्लैश बी लिखता है, कोई ई स्लैश एफ। तो जो स्लैश के बाद लिखा है ये हमारा गिवन होता है बी, और इधर अगर आप एफ ले रहे हो तो ये हमारा गिवन होगा, ठीक है। इस बात को मैं समझना है। अच्छा, तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। अब फैमिली में 2 चिल्ड्रन है तो सैंपल स्पेस क्या होगा, दोनों बॉय हो सकते हैं, बॉय गर्ल हो सकता है, गर्ल बॉय और गर्ल गर्ल। अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन है, सर ये दोनों तो एक ही केस है, तो ये पोजीशन पे डिपेंडेंट है। इसमें बॉय पहले लिखा है यानी कि बॉय की जो बर्थ है वो पहले है, ठीक है, और गर्ल का बाद में है, तो इसका मतलब बॉय बड़ा हो गया। और इसमें गर्ल पहले यानी गर्ल बड़ी होगी, जो दुनिया में पहले आया वो बड़ा है, ठीक है। आपसे पहले मैं आया दुनिया में तो मैं आपसे बड़ा हूं, सिंपल लॉजिक, ठीक है। अच्छा, अब जो गिवन था उसको मैं बोल रहा हूं बी। अगर हम पी ए स्लैश बी का फॉर्मूला लगाएं तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो पहले मैं बी की बात कर लेता हूं, जो गिवन है क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, यानी कम से कम एक लड़का बॉय होना चाहिए। तो ये भी केस हो जाएगा, ये भी और ये भी, क्योंकि कम से कम एक हो तो 2 भी हो सकते हैं। तो बस जी वाला केस हट जाएगा, बाकी सब आ जाएगा। तो बी में तो बी 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 जी जी बी ये आ जाएगा, ठीक है। फिर फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है वो चिल्ड्रन बॉय होने चाहिए, तो वो हम ए लिखते हैं, तो ए हो गया बी बी। अब तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी पता होना चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया बी बी। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी में अगर एक एलिमेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4, क्योंकि टोटल आउटकम कितने सैंपल से 4, और हमें क्या चाहिए
पी बी, बी में कितने आउटकम है 3, तो पी बी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 3/4, बस पुट कर दो यहाँ पे, तो 1/4 अपॉन 3/4, 4 से 4 कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/3। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन में लैंग्वेज पढ़ लिया करो और फिर ये फॉर्मूला याद रखो, फिर हो जाएंगे क्वेश्चन, नोट कर लो। तो फाइनली समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे होगा। तो इसी तरीके से आपको करना है। अब जैसे ये है, अब यहाँ पे भी आप देखोगे लिखा है, साफ लिखा है व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और ऊपर एक कंडीशन दे रखी है। तो यहाँ पे भी आपको वही समझना है कि क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, वही A/B या E/F का फॉर्मूला लगाना है। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। अब डाई को 2 बार थ्रो करा गया, इसका मतलब हमारे सैंपल स्पेस होगा उसमें आउटकम कितने होंगे 36, ठीक है। फिर लिखा है सम ऑफ नंबर्स अपेयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6, जो सम है वो 6 होना चाहिए। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मेंशन है कि भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, मतलब जो 4 है वो कम से कम एक बार जरूर आया हो, एक डाइस पे जरूर आया हो कम से कम, तो यानी एक बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है। तो अगर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का लॉजिक पता है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में लॉजिक होता है A/B का फॉर्मूला। अच्छा, कभी कभी आप बुक में देखोगे तो E/F लिखा होता है, तो वो आप समझ जाना A और B एक ही बात है, इधर E और F एक बात है, ठीक है। तो A/B का फॉर्मूला होता है P A इंटरसेक्शन B अपॉन PB, यही होता है, ठीक है। जिसमें B हम कहीं ना कहीं समझते हैं ये गिवन है और A मुझे उसके बाद फाइंड आउट करना है। तो इसमें गिवन कहां है, ये तो फाइंड आउट करने वाला है, तो ये गिवन है सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज टू बी ऑब्जर्व 6, यानी कि ये हमारा B है और ये हमें A को डिनोट कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये लैंग्वेज में पकड़ आनी चाहिए आपकी, ठीक है। अच्छा, अब B है, नंबर का जो सम है 2 डाइस का वो 6 होना चाहिए। तो पहले अगर हम सैंपल स्पेस लिख लें, ठीक है, सैंपल स्पेस में कितने आउटकम होंगे 36, तो चलो लिख लेते हैं 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, फिर 1, 6, ठीक है। फिर आएगा 2, 1, ऐसे ही सारे आपका आउटकम लिख लेने, लिख लो आप लोग, पेपर में भी लिख देना 2, 6, फिर ऐसे 3, 1, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, ठीक है, 3, 6, फिर आएगा 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, और फिर लास्ट में हमारा आ जाएगा 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6, ठीक है। ये हमारे आउटकम्स आ गए, मतलब सैंपल स्पेस में 36 आउटकम्स होते, तो ये 36 आउटकम्स हमने लिख लिए 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, इस तरीके से सारे हमने आउटकम्स सैंपल स्पेस में लिख लिए हैं। ये बात समझ में आ गई? अच्छा जी, तो अगर ये हमारा सैंपल स्पेस आ गया है, ठीक है, अब हमें क्या देखना है B, हमें B आउटकम में देखना है क्या क्या है। तो B हमारा ये जो गिवन है, तो क्या लिखा था, जो डाइस में सम है वो 6 होना चाहिए। तो भाई B हमारा जो इवेंट है वो क्या हो जाएगा, जिसमें सम 6 हो, जैसे 1 और 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1, यही तो होगा, और तो कोई होगा नहीं। इतने आउटकम्स हमारे इसमें आ गए। अच्छा, A हमारा होता है जो फाइंड आउट करना है, वो क्या है, 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। तो जहां भी आपको 4 दिख रहा है, चाहे एक बार चाहे 2 बार, वो सारे लेने हैं। तो यहां पे देखो 1, 4 आपको दिख रहा है, एक 1, 4, 2, 4, 3, 4, और 4 के तो ये सारी लिखने हैं, ठीक है, यानी 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, ठीक है, 4, 6 ये लिख दिया मैंने। और फिर अच्छा कुछ और भी तो बचे अभी हमारे, 5 से 5, 4 भी आएगा और फिर 6, 4 भी आएगा, इतने आउटकम्स आ जाएंगे। अच्छा, अब हमें चाहिए होता है इस फॉर्मूले को, देखा फॉर्मूला रखा करो अपने पास, हमें चाहिए होगा A इंटरसेक्शन B। तो भाई दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, जिसमें 4 होगा वो जरूर कॉमन होगा, जैसे 2, 4 कॉमन हो जाएगा,
और 4 2 कॉमन, दो ही आएंगे कॉमन इसमें ना, 4 2, तो ये आ गया कॉमन। तो अगर मैं इसके प्रोबेबिलिटी की बात करूं P इंटरसेक्शन B, क्योंकि ये हमारा है ना न्यूमरेटर में, तो 2 अपॉन टोटल कितने हैं 36 आउटकम, 2 हमारे फेवरेबल है, ठीक है। और हमें क्या चाहिए PB, इसलिए मैं कह रहा हूं फॉर्मूला रहेगा तो खुद पता रहेगा मैं निकालना क्या है। PB यहां से आ जाएगा, तो कितना आएगा PB 1 2 3 4 5, तो 5 अपॉन 36, तो चलो वैल्यूज पुट कर दो, तो 2/36, 5 अपॉन 36, 36 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 अपॉन 5, कितना आ गया 2 अपॉन 5। समझ में आया क्या, नोट कर लो। अब यहां पे भी देखो गिवन दैट, देखो साफ साफ लिखा है गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो आपको क्या करना है, ए और बी इवेंट को डिफाइन कर लेना है, या फिर ई और एफ को डिफाइन कर लेना है, और फॉर्मूला कौन सा लगाना है, फॉर्मूला लगाना है आपको E/F को। देखना सीखे आप लोग, तो ये फॉर्मूला लगा देना PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूला आप समझ गए कि किस तरीके से अप्लाई करते हैं, ठीक है। गिवन दैट टू नंबर अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, ठीक है, ये यानी सैंपल स्पेस हो गया। फिर प्रोबेबिलिटी कुछ निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ये सॉरी गिवन दैट F है, सॉरी, जब दो डाइस को फेंका डिफरेंट होना चाहिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4, ठीक है, तो वो तो E हो गया निकालने वाला। चलो F लिखते हैं पहले, F में जो गिवन दैट है वो लिखते हैं, क्या, जब दो डाइस को थ्रो करते हो आप तो आउटकम कितने होते हैं 36, 1 1 1 2 1 3 इस तरीके से। लेकिन F जो बोला गया वो ये है कि जो दो नंबर अपीयर हो रहे हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, यानी कि जो 1 1 होता है ना वो आपको नहीं लेना है, सीधा आपको क्या लेना है 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6 डिफरेंट। ऐसी 2 1 2 2 नहीं लेना है, सेम नहीं लेना है, 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है। फिर ऐसी 3 1 नहीं लेना है, सॉरी 3 1 तो लेना है, 3 2 भी लेना है, 3 3 नहीं लेना है, सीधा 3 4 लोगे, 3 4 3 5 3 6 डिफरेंट, ठीक है। तो ये हमारा F है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन दैट लिखा था। फिर 4 1 4 2 4 3 होगा, 4 4 नहीं होगा, सीधा 4 5 आएगा, फिर 4 6, फिर ऐसी 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 नहीं होगा, 5 6 आएगा, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 आएगा, 6 6 नहीं आएगा, और इन सबके बीच में कॉमा रहते हैं, ठीक है। अगर गलती से मैंने कहीं ना लगाया तो लगा लिया करना, ठीक है। अब क्या है, E जो दे रखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 4, 4 आना चाहिए सम, तो E क्या है, तो 4 सम कहां कहां आ सकता है, सम 1 3 में आ सकता है और 3 1 में आ सकता है, और कहीं आएगा क्या, और कहीं आ सकता है बताओ, और कहीं तो आएगा नहीं, सब में ज्यादा ही आएगा, 2 2 तो है नहीं, और कहीं नहीं आएगा। तो हमें निकालना होता है E इंटरसेक्शन F, तो वो तो यही दो आउटकम कॉमन आ जाएंगे, 1 3 और 3 1। तो फॉर्मूला क्या है E/F का, N E इंटरसेक्शन F अपॉन NF। तो ये दो हैं आउटकम, और F में कितने आउटकम है, ये 5 हैं सब में, 5 10 15 20 25 30, तो 2/30 यानी 1/15 आ जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है इंडिपेंडेंट इवेंट का। कैसा, कि दो इवेंट हमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स देखना होगा दो इवेंट में। तो आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है कि PA इंटरसेक्शन B जो होता है वो PA इंटू PB के इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो फिर PA इंटू क्या आएगा, PB के इक्वल आएगा, PA इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B की जो प्रोबेबिलिटी अगर ये और ये मल्टीप्लाई करके इक्वल आया तो समझ जाना इंडिपेंडेंट है। अब कभी कभी कुछ और भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, कुछ फॉर्मूले लिख लो, कभी कभी एक नंबर में छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर कहीं PA यूनियन B अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये होता है PA प्लस का PB माइनस का PA इंटरसेक्शन B। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, PA यूनियन B का क्या होता है, PA प्लस PB माइनस P इंटरसेक्शन B। सेकेंड एक फॉर्मूला होता है कि कहीं ऐसा आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर A
नॉर ए, ना तो आपको ए चाहिए ना बी चाहिए, तो इसको कैसे याद रखोगे? इसको ऐसे भी लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ना तो ए है ना तो बी है। तो इसका फॉर्मूला याद रखना, ये हो जाता है देखो अगर दोनों पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है ना, तो याद रखना हम क्या करते हैं, होल पे कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं, और अगर बीच में इंटरसेक्शन है तो यूनियन आ जाता है, ठीक है। और अगर इधर यूनियन होगा तो यहां इंटरसेक्शन आ जाएगा। क्या ध्यान रखना है, अगर सेपरेट पे कॉम्प्लीमेंट है और आपको एक साथ कंबाइन करना है कॉम्प्लीमेंट, तो इंटरसेक्शन है तो यूनियन, और यूनियन होता तो इंटरसेक्शन। और ये कभी कभी आ जाता है प्रोबेबिलिटी बताओ ओनली ए, तो देखो इसको समझने के लिए वेन डायग्राम समझ लो। जैसे ए है और ये बी है, मैं कहूं ओनली ए, ओनली ए का मतलब है ये पार्ट की बात हो रही है। इसका मतलब इस पूरे सर्किल से यानी इस ए से कॉमन वाले पार्ट को हटा दो, यानी कि पी ए में से हमें माइनस करना होगा पी ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है। तो ये ओनली ए भी कभी कभी पूछ लेता है। तो ये तीन फॉर्मूले आपके बहुत काम के हैं, इनको नोट कर लो, कभी कभी इन पे क्वेश्चन छोटे छोटे बन जाते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो ये क्वेश्चन देखो, अब यहां पे आपको ए और बी इवेंट दे रखा है और बताना है, चेक करना है क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो चलो करते हैं, पहले आप ट्राई कर लो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा, एन अनबाइस्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस, ठीक है, अनबाइस्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस। अब देखो डाइस अगर 2 बार थ्रो की गई तो आउटकम कितने होंगे? सैंपल स्पेस की अगर मैं बात करूं तो सैंपल स्पेस तो मेरा 36 आउटकम होगा, ठीक है। तो वो 36 आउटकम आप लोग लिखते होंगे। फिर ए जो इवेंट है वो है बी द ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, फर्स्ट डाई पे ऑड नंबर हो, तो मैं सीधा ए और बी इवेंट ही लिख देता हूँ। सैंपल स्पेस तो आपको पता ही 36 है, ठीक है। तो चलो मैं पहले ए इवेंट लिखता हूँ। ए में क्या बोला गया है, पहली डाइस में हमारा क्या है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर पहली डाइस में यानी कि 1 1, ये ऑड होना चाहिए, इधर कुछ भी हो सकता है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। अब पहली डाइस में अगर ऑड नंबर है तो फिर हम सीधा 3 1 लेंगे, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ठीक है। फिर हम ऐसे ही 5 1 लिखेंगे, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 6 6, सॉरी 5 6, ये तो लिखोगे। तो ये आ गया ए इवेंट। और बी इवेंट क्या दे रखा, बी है हमारा ऑड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो। तो अब हमें सेकंड थ्रो में ऑड नंबर फिक्स करना है, तो बी जो इवेंट है वो क्या हो जाएगी, 1,1 इस पे हमें फिक्स करना है, ठीक है। 2,1 मतलब हम सेकंड डाइस में ऑड नंबर रख रहे हैं 1 1, ठीक है। इधर चेंजेस कर रहे हैं पहले वाले में, 3 1 4 1 5 1 6 1, ठीक है। फिर ऐसे ही आ जाएगा 1 3, मतलब अब हमने 3 ऑड नंबर ले लिया, ठीक है। इधर फिक्स कर रहे हैं, सॉरी इधर चेंजेस कर रहे हैं, 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3, ठीक है। अब फिर यहाँ पे चेंजेस करेंगे और यहाँ पे 3 की जगह 5 करेंगे, 1 5, क्योंकि हमें सेकंड पोजीशन पे ऑड नंबर चाहिए ना, 2 5 सॉरी 2 3 नहीं 2 5, हाँ 2 5 3 5 4 5 6 5 5 6 5, ऐसे ही आएगा, ये आ जाएगा। तो अब आपसे बोला गया क्या ये दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं, तो इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या होती है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ए अगर मल्टीप्लाई पी बी के इक्वल आ जाए तो इंडिपेंडेंट होता है। तो पी ए कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 18 आउटकम से आप चेक कर लो, टोटल 36 आउटकम होते हैं, दो इवेंट दो थ्रो करते हैं दो डाइस को, तो ये आ गया 1/2। और पी बी की बात करें तो यहाँ भी हमारे पास 18 आउटकम्स हैं, तो ये भी 1/2 है। अब आपको कॉमन और निकालना है, कॉमन क्या होगा इसमें, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी लिखूं तो कॉमन वो आउटकम होंगे ना जिसमें दोनों डाइस पे ऑड नंबर हो, क्योंकि देखो इस वाले में पहली पोजीशन पे ऑड नंबर है, इन वाले केसेस में दूसरी पोजीशन पे ऑड नंबर है। तो कॉमन तो सिर्फ कौन कौन से आएंगे, जिसमें दोनों में ऑड नंबर हो, जैसे 1 1, ठीक है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, जैसे 3 3 हो जाएगा, ठीक है, 5 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 1 3 3 5 5। और कौन कौन से कॉमन होंगे बताओ, देखो दोनों में ऑड नंबर कहाँ कहाँ आ रहे हैं हमारे, एक 3 1 हो गया, इसका रिवर्स भी हो जाएगा ना, 3 1 हो गया, यहाँ पे दोनों में ऑड नंबर हो गए।
तो यहाँ पे 1 3 हो जाएगा, समझ रहे हो। और देखो और नंबर कहाँ कहाँ है दोनों में, 1 3 मैंने लिखी दिया तो ये हो ही गया कवर। अच्छा 1 5 है और नंबर, तो 5 1 इस वाले में होगा कहीं, यहाँ पे ये 5 1 है, 5 1 आ गया। अच्छा और कुछ है क्या, फिर ये सारे कवर हो गए, ये मैंने सारे कवर कर लिए। 3 5 ले लिया हमने, 3 5, ये 3 5 ना लिया, कहीं नहीं लिया, 3 5 है तो 5 3 भी होगा इस वाले में। 5 3 कहाँ है इसमें, 5 3 5 3 5 3 3 5 उधर भी है, 3 5 इधर भी कॉमन मिल गया, और एक 5 3 होगा, 5 3 ये है, 5 3 ये है, ठीक है। अब बताओ और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो देखो इसमें तो ये तो लाइन होगी नहीं हमारी, ये नहीं होगी और ये लाइन नहीं होगी, ठीक है। अब इतने आउटकम्स आए तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या ये 9 आउटकम्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 9/36। तो ये भी 1/4 आ गया, मतलब ये 1/4 आ गया। चलो चेक करते हैं, ये हमारा 1/4 आया, पी ए हमारा 1/2 है और ये भी पी बी हमारा 1/2 था। तो क्या 1/4 इक्वल टू 1/4 आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा यस, दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। क्लियर। तो आपको क्या करना होता है, ए और बी की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालनी और कॉमन की प्रोबेबिलिटी निकालनी, अगर वो सेम आ जाए तो फिर इंडिपेंडेंट होता है। चेक कर लो, नोट कर लो, ठीक है। तो समझ में आगे कैसे करते हैं, यानी कि आपको क्या करना होता है, ए इवेंट के आउटकम लिख लो, बी के आउटकम लिख लो, फिर प्रोबेबिलिटी निकाल दो सेपरेट और कॉमन की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, ठीक है, तो हो जाता है सॉल्व। यहां पे देखो ई और एफ दो इवेंट दे रखी है, इंटरसेक्शन भी दे रखा है, बोला है क्या ये इंडिपेंडेंट है, तो मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। इसमें कैसे करोगे, इसमें आप क्या करोगे, आपका पीई गिवन है 3/5, पीएफ गिवन है 3/10, तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लो, पीई इंटू पी एफ का कितना आएगा, 3/5 इंटू 3/10, तो ये कितना आ गया 9/50, तो ये तो इक्वल नहीं है, तो दीज इवेंट्स तो लिखोगे क्या, सिंस पीई इंटू पी एफ नॉट इक्वल टू पीई इंटरसेक्शन एफ। देखो इंटरसेक्शन तो अलग दे रखा है, 1/5 दे रखा है, तो दीज इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है, नॉट इंडिपेंडेंट, समझ रहे हो। क्लियर है कैसे करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, अब जैसे मैंने फॉर्मूले जो बताए थे आपको, ठीक है, ये उस पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि आपको गिवन है 2 इवेंट्स, ये पी ए और पी बी गिवन है, ये हमारा पी ए है, तो ये फॉर्मूले मैंने बताया था उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, पी ए पी बी गिवन है और ये कुछ रिजल्ट फाइंड आउट करने हैं। चलो इसको देखते हैं, पी ए गिवन है, पी बी गिवन है, और पहले बता दिया है कि गिवन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट, यानी कि तुम पहले से पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हो, किस वाले फॉर्मूले से, पी ए इंटू पी बी से, तो यानी कितना आ जाएगा 0.3 इंटू 0.6 यानी 0.18, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में बोला है पी एंड ए एंड बी, पी ए एंड बी का मतलब पता है क्या है, ए एंड का मतलब इंटरसेक्शन बी, तो यही सेम ही चीज है जो हमने निकाल लिया 0.18, ठीक है। सेकेंड पार्ट में बोला है ए होना चाहिए पर बी नहीं होना चाहिए, एंड नॉट बी। इसका क्या मतलब है, देखो ये से 2 सर्कल हैं, ये ए है और ये बी है, ए नॉट बी का मतलब है ये वाला पार्ट, बी नहीं होना चाहिए, मतलब ए में बी नहीं होना चाहिए, तो यानी पी ए में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस कर दो, यानी पी ए में से माइनस कर दो पी ए इंटरसेक्शन बी को, ऐसे याद रहेंगे लॉन्ग टर्म तक फॉर्मूले। तो पी ए कितना है, पी ए हमारे पास है 0.3, माइनस करना है पी ए इंटरसेक्शन बी को, ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो इतनी है 0.18, चलो माइनस कर लो 0.30, 0.18, 2 और ये तुम्हारा 1, 0.12 आ जाएगा। चलो थर्ड पार्ट में बोला है पी ए और बी, तो ए और बी का मतलब होता है पी ए यूनियन बी, और पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है फॉर्मूला, समझ रहे हो। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो पी ए हमारे पास कितना है, पी ए हमारे पास है 0.3,
पी भी हमारे पास है 0.6 और पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमने निकाल लिया है, ए इंटरसेक्शन बी ए इसमें 0.18। तो ये कितना आ जाएगा देखो 0.9 तो ये हो गया और 0.18 माइनस करेंगे 72, 0.72 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है, बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए यानी ए डैश, नाइदर ए क्या होता है, ना तो ए ना तो बी, नॉर बी मतलब इंटरसेक्शन बी डैश, ये होता है मतलब इसका नाइदर ए नॉर का। तो इसका तरीका मैंने क्या बताया था कि अगर इंटरसेक्शन है तो ये यूनियन लगा के होल पे कॉम्प्लीमेंट लगा दो, तो ये बन जाता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी, यानी कि 1 माइनस पी ए यूनियन बी की वैल्यू हमने इधर निकाल ली है 0.72, तो आंसर क्या 0.28 आ जाएगा। तो समझ में आ गया वाला क्वेश्चन कैसे होगा। चलो नेक्स्ट देखो, अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। A die is tossed 3 times. Probability of getting an odd number at least 1. देखो जब भी ये एट लीस्ट लगा देते हैं ना तो बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। आप खुद सोच के देखो, एक डाई में 3 बार अगर थ्राइस टॉस किया गया एक डाई को, कितने आउटकम होंगे 6 की पावर 3 यानी 216। तो इसका सैंपल स्पेस लिखना भी एक हमारे लिए चैलेंज है, ठीक है। दूसरा, अगर हमारे पास 3 पोजीशन है और उसमें ये बोल दिया है कि ऑड नंबर कम से कम एक बार आना चाहिए, तो एक बार भी आ सकता है, 2 बार भी, 3 बार भी। अब सोचो कितने सारे केस काउंट करने पड़ जाएंगे। मान लो ऑड नंबर हमारा यहां आ गया, यहां नहीं आया और यहां नहीं आया, मान लो यहां आ गया, यहां आ गया, यहां नहीं आया, तो ऐसे तो बहुत सारे केस बनेंगे। तो 216 पहले आउटकम लिखो, फिर ढूंढो उसमें कि एक बार आ सकता है ऑड नंबर, 2 बार भी आ सकता है और 3 बार भी आ सकता है। तो इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से सोचते हैं। इसमें बोला है कम से कम एक बार ऑड नंबर जरूर आना चाहिए, एक बार कम से कम। तो क्यों ना हम ये पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लें कि हमारा जो इवन नंबर है ऑन ऑल थ्री टॉस, मतलब तीनों बार टॉस पे इवन नंबर आ जाए, इवन नंबर ऑन ऑल 3 टॉस। अच्छा, जब हम एक डाई को रोल करते हैं तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो तो 1/2 होती है। तो अगर आपने डाई को 3 बार टॉस किया है, ठीक है, या 3 बार थ्रो कर दिया है, तो पहली बार जब डाई को रोल किया गया होगा तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या वो 1/2 होती है? क्योंकि डाई में अगर आउटकम की बात करें, एक डाई की 6 आउटकम होते हैं, तो 3 नंबर इवन होते हैं, 2 4 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर जो होती है वो 1/2 आ जाती है 3/6 से। तो पहले में भी इवन नंबर, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर ऑन ऑल 3 टॉस, दूसरे में भी 1/2, दूसरे में भी 1/2, यानी ये कितना आ गया 1/8। अब तुम्हें ये मिल चुका है कि तीनों में इवन नंबर है, ठीक है, ये हमने निकाल लिया है। और इसको अगर मैं माइनस कर दूं 1 से, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी से, तो 1 में से अगर आपने टोटल प्रोबेबिलिटी से इवन नंबर हटा दिए जिनमें तीनों में इवन है, जैसे यहां 3 प्लेस हैं, यहां भी इवन, यहां भी इवन, यहां भी इवन, इस वाले केस को अगर मैंने हटा दिया टोटल प्रोबेबिलिटी से यानी 1 से, तो पक्का है या तो यहां ऑड होगा, या तीनों में ऑड होगा, या 2 में ऑड होगा। इसका मतलब हमें एटलीस्ट वाली कंडीशन मिल जाती है। तो अगर हमें कभी भी ऐसा हो जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट आ जाए तो उसका उल्टा निकाल लेना। जैसे ऑड का पूछा तो मैंने इवन का निकाल दिया, अब मैं लिख दूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट एन ऑड नंबर वंस, ठीक है, कम से कम एक बार, ऐसे लिख दो ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, ठीक है, जो निकालना है वही लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/8 यानी 7/8 आ जाएगा। तो इस तरीके से करना होता है जब भी एटलीस्ट का क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि एटलीस्ट में बहुत सारे केस बनते हैं, तो रिवर्स प्रोसेस लगाया करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, जब भी एटलीस्ट की कंडीशन आती है तो हम लोग क्या करते हैं, एटलीस्ट में केसेस ज्यादा बन जाते हैं। जैसे मैं तुमसे कहूं मैं तो कम से कम एक गुलाब जामुन खाता हूं, तो तुम तो 2 भी दे सकते हो, 3 भी दे सकते हो, ठीक है।
तो उल्टा करना है, 1 में से माइनस कर देना है जो केस पूछा गया उसका रिवर्स करके, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या बोला गया था, ऑड नंबर, तो हम इवन नंबर लेके 1 में से माइनस कर देते हैं। अब जैसे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो इसको पढ़ते हैं जरा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली ए एंड बी इतना इतना, मतलब आपको पी ए गिवन है 1/2 और पी बी गिवन है 1/3। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली फाइंड द प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई भाई, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी निकालनी, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए कैसे भी, ठीक है। तो आप इसको देखो तो थोड़ा जनरल समझते हैं, बिल्कुल मतलब सोचते हैं कि क्लास चल रहा है, 2 बच्चों को प्रॉब्लम दी गई है, वो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ऐसे सोचेंगे बड़े आराम से होगा, देखना। जैसे मैं एज ए टीचर 2 स्टूडेंट को प्रॉब्लम एक देता हूँ मैंने, और उनकी सॉल्व करने की पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है। अब मुझे तो प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए, तो वो कैसे कर सकते हैं, सोचना, दिमाग लगाना, कि इसने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, इसने नहीं कर पाया, अब नहीं कर पाया कि क्या होता है, डैश लगा दो यानी कॉम्प्लीमेंट, समझ रहे हो, प्लस। अब दूसरा केस भी तो, अच्छा ये अगर इन दोनों में कोई एक कर लेगा और मुझे दिखा देगा दोनों लोग मिलके, तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व है ना। लेकिन क्या ये इकलौता केस है, नहीं, और भी केस बन सकते हैं। इस बार इसने सॉल्व नहीं कर पाया और बी ने सॉल्व कर दिया, तो भी प्रॉब्लम सॉल्व है। और एक तीसरा भी केस बन सकता है कि दोनों ने सॉल्व कर दिया, यानी पी ए इंटू पी बी, तो बस इसको सॉल्व कर देते हैं। अच्छा पी ए डैश दिख रहा है और पी बी डैश दिख रहा है, तो ये निकाल लेते हैं। पी ए डैश कितना होता है, पी ए डैश होता है 1 माइनस पी ए, यानी 1 माइनस 1/2, ये 1/2 ही आएगा। पी बी डैश क्या होगा, 1 माइनस पी बी, यानी 1 माइनस 1/3, यानी 2/3। तो इनको सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आएगा। देखो पी ए आपका 1/2, पी बी डैश की वैल्यू है 2/3, पी ए डैश तो 1/2 ही है, पी बी आपका है 1/3 और पी ए है आपका 1/2 और ये 1/3। तो ये 2 से 2 कटा, 1/3 आया, ये 1/6 आ गया और ये 1/6 आ गया। तो अगर 6 एलसीएम लिया तो 3 2 6 प्लस 1 प्लस 1 4/6, तो क्या ये 2/3 आएगा, चेक कर लें, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट का आंसर आ गया 2/3। अब सेकेंड पार्ट में बोला गया है प्रोबेबिलिटी बताओ एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। देखो तो देखा जाए तो जो हमने पहले सीखा है उसी से हो जाएगा। एग्जैक्टली 1 मतलब एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो इसमें भी देखो एक सॉल्व कर रहा है, एक सॉल्व नहीं कर पा रहा है, एक सॉल्व नहीं कर पा रहा है, एक सॉल्व कर पा रहा है। इस वाले केस में दोनों सॉल्व कर रहे थे, तो हम ये 2 केस ले लेते हैं, यानी कि पी ए इंटू पी बी डैश प्लस पी ए डैश इंटू पी बी। इसको सॉल्व कर लो। पी हमारा 1/2, पी बी डैश 2/3, पी ए डैश 1/2, ये पी बी हमारा 1/3, 2/6 प्लस 1/6 यानी 3/6, इसका मतलब 1/2। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/2। समझ में आया, नोट कर लो इसको। तो ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, बहुत काम के हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आप लैंग्वेज पहले खुद से पढ़ो, जितना आपने सीख लिया है, चाहे वो इंडिपेंडेंट इवेंट है चाहे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, आपको ये क्वेश्चन कहां से लग रहा है। अगर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी तो आपका इसका मतलब अभी तक कॉन्सेप्ट ठीक है। तो मैं तो कहूंगा पहले आप बिल्कुल सॉल्यूशन मत देखें आगे का, पहले आप ये देखें कि यार आपको क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में, कि ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो 60% जो है वो तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यानी कि PH जो है हिंदी न्यूज़पेपर की, वो क्या है 60/100, 0 0 काट दो, 3/5 आएगा ये। इंग्लिश न्यूज़पेपर वाले कितने लोग हैं, 40% है, यानी 40/100, 0 0 काटा, 2/5 आ गया। और 20% ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 20/100, यानी ये 1/5 आ गया। तो ये तो निकाल के रख लिया। अब क्या पूछा है पहले पार्ट में,
ए पार्ट में पूछा है प्रोबेबिलिटी बताओ, वो ना तो हिंदी पढ़ रहा हो ना वो इंग्लिश पढ़ रहा हो, ना इधर हिंदी नॉर इंग्लिश, तो ये कहीं ना कहीं ये पूछ रहा है ना, एच का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट, यही तो सीखा हमने, ना इधर और नॉर का मतलब तो यही सीखा है। तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि अगर बीच में इंटरसेक्शन है तो आप यूनियन लगा लीजिए और इस पूरे पे कॉम्प्लीमेंट लगा दो, ठीक है, मतलब इंटरसेक्शन क्या करो, यूनियन बना दो और पूरे पे कॉम्प्लीमेंट लगा दो, और ये क्या होता है 1 माइनस पी एच यूनियन ई बन जाएगा। अब ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है ए यूनियन बी का फॉर्मूला, ए पी एच हो जाएगा प्लस का पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे ही लगा दोगे। चलो इसको सॉल्व कर दें, 1 माइनस ब्रैकेट पी एच आपका 3/5, पीई आपका 2/5 और ये माइनस का 1/5, तो कितना आएगा 1 माइनस 3 2 5 और एक कम करोगे 4/5, तो फाइनली क्या 1/5 आएगा। चेक करना क्या ये 1/5 आ रहा है, 16 का ए पार्ट, हाँ 1/5 ही है। चलो अब बी देखते हैं, इफ सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। इसमें कई बार क्या होता है, हमें जब एक्सरसाइज पता नहीं होती तो हम कंफ्यूज होते हैं। अगर लिखा है इफ सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन हो गया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बोला जाता था इट इज गिवन दैट, या ये चीज पहले है, तो यानी ये चीज पहले है कि वो हिंदी पढ़ती है, और निकालना तुम्हें इंग्लिश का है। तो कैसे लिखते हो इस चीज को, जो इवेंट पहले से हो चुकी है स्लैश के बाद लगाते हो, यानी हिंदी पढ़ती तो स्लैश एच बाद में आएगा, और किसका निकालना है इंग्लिश का, तो ऐसे तो लिखोगे ई स्लैश एच। तो बस अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एच अपॉन जो स्लैश के बाद होता है वो नीचे आता है। तो इंटरसेक्शन का वैल्यू हमें दे रखा है, देखो एच इंटरसेक्शन ई और वो सेम ही होता है, तो 1/5 है, और पी एच हमारे पास 3/5 है, 5 से 5 कट गया तो ये कितना आ गया 1/3। सी पार्ट इसका जस्ट उल्टा है, इसमें गिवन है कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है, फाइंड करना है हिंदी का, तो जो फाइंड करना है वो पहले लिखते हैं, जो गिवन होता है वो हम नीचे लिखते हैं। तो ये बन जाएगा पी एच इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ई, तो ये तो 1/5 है, और पी ई हमारा 2/5 है, 5 से 5 कट गया, आंसर आ गया 1/2। ठीक है, तो नोट कर लें इसको। तो फाइनली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया गया, तो ऐसे ही करो आप। पहले तो पता है प्रोबेबिलिटी में यही दिक्कत होती है कहां से क्वेश्चन पूछा गया, तो मैं यही बोलूंगा कि आप प्रैक्टिस जब करें तो ये जरूर देखें, जैसे प्रैक्टिस कहीं से आप कर रहे हो, मान लो ठीक है बुक से इस क्वेश्चन लगा रहे, तो देखो पहले ये देखा करो ये क्वेश्चन है कहां से, जैसे ये पता चल जाता है तो 50% काम आपका हो जाता है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी में एक जो बेस थ्योरम वाला लॉजिक है, ठीक है, थर्ड जो देखो हमने इंडिपेंडेंट इवेंट पे बात कर ली, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बात कर ली, जो तुम्हारा बेस थ्योरम है उसके क्वेश्चन मैंने इस वाली वीडियो में काफी 39 मिनट्स में जितने क्वेश्चन हो सकते थे वो करवा रखे हैं, तो उनकी भी प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हालांकि इस वीडियो में भी हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ, लेकिन इसके जरूर कर लेना, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में इसकी मैं डाल दूंगा। चलो, तो बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे पता लगता है ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का है, ठीक है। इसमें क्या होगा, हमेशा हमारे पास 2 चॉइस होंगी, 2 या 3 या 4 चॉइस हो सकती हैं, और फिर बाद में बोला जाएगा कि भैया इस वाली चॉइस से ये आउटकम बताओ। कहने का मतलब ये है, मान लो 4 बैग रखे हुए हैं या 2 बैग रखे हुए हैं, चलो ठीक है, और यहाँ पे 2 रेड बॉल है, 3 ब्लैक बॉल है, यहाँ पे 4 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, ठीक है। मैं कह रहा हूं रेड बॉल निकालो, और फिर बाद में पूछ लूं कि फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकलनी चाहिए, ठीक है, फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकलनी चाहिए, ऐसा मेंशन कर दूं। और हाँ, अगर ये मेंशन ना करूं कि फर्स्ट बैग से निकलनी चाहिए, मैं बोलूं रेड बॉल निकालो, तो वो बन जाता है टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। कैसे, देखो अगर मैं कहूं ये मेरे पास 2 बैग हैं, तो 2 बैग हैं, तो मान लो मैंने एक इवेंट ले ली E1 सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग, क्या ले लिया, सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग। E2 मैंने ले लिया सिलेक्शन ऑफ सेकेंड बैग, E2 क्या ले लिया, सिलेक्शन ऑफ सेकेंड बैग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग, E2 हो गया सिलेक्शन ऑफ सेकेंड बैग। अब जो PE1 होगा, क्या होगा, PE1 और ये PE2, तो 2 बैग है, हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, PE1 हो जाएगा 1/2
और PE2 हो जाएगा 1/2, मतलब समझ रहे हो, सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग, सिलेक्शन ऑफ सेकंड बैग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारा हो गया 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो गया 1/2। ये बात समझ में आती है? ओके जी, कि भाई PE1 आ गया और PE2 आ गया हमारा, ठीक है, PE1 आ गया और PE2 आ गया, ये चीज क्लियर चल रहा है ना। अच्छा, अगर PE1 और PE2 आपका आ गया, अब एक ऐसी चीज होती है जो दोनों में कॉमन होती है, तो मैंने कहा ए मतलब मुझे एक रेड बॉल निकालनी है, ठीक है। तो अगर मैं पहले बैग से रेड बॉल निकाल रहा हूं तो मैं लिखूंगा A/E1, यानी कि मैंने पहला बैग चूज कर लिया है और अब रेड बॉल निकाल रहा हूं। तो कितनी रेड बॉल है मेरे पास? 2, तो 2/5, टोटल 5 बॉल है। और इसमें आ जाएगा A/E2, तो वो हो जाएगा 4/9, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में तुमसे ये बोला जाए कि भाई रेड बॉल निकालो, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दो केस बनेंगे ना, कि हमने पहले पहला बैग चूज करा इनटू और उससे रेड बॉल निकाल दी, ठीक है, ये मतलब प्लस, या तो दूसरा बैग चूज करा और हमने रेड बॉल निकाल दी। तो इसको लिखते हैं PA से, क्योंकि हमारा A जो रिप्रेजेंट कर रहा था वो रेड बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये हो जाता है टोटल प्रोबेबिलिटी। अब यहीं पे मैं मेंशन कर दूं कि पहले बैग से रेड बॉल निकलनी चाहिए, तो उसमें क्या हो जाता है, अब इसमें आएगा फेवरेबल अपॉन टोटल, यानी कि फेवरेबल मतलब पहले बैग से बोल दिया है, तो पहले बैग से मतलब पहले बैग का सिलेक्शन होगा और उससे रेड बॉल निकलेगी, ठीक है, अपॉन टोटल जो हमने उधर निकाला है, तो यही लिख दो PE1, यानी पहला बैग चूज करा उससे रेड बॉल निकाली, प्लस दूसरा बैग चूज करा उससे रेड बॉल निकाली, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ जाता है। और यहां क्या लिखते हैं लेफ्ट साइड में, जो ये A/E1 है ना, इसको रिवर्स करके लिख दिया करो, यानी E1/A, कि रेड बॉल निकल चुकी है फर्स्ट बैग से। तो इस तरीके से ये बन जाता है बेस थ्योरम, ये तुम्हारा बन गया टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं। अब क्वेश्चन आप पढ़ना, देखना यहां 2 चॉइस है 3 चॉइस है, उसके अकॉर्डिंग फिर इस तरीके से फॉर्मूले लगते हैं, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप पढ़ो पहले, डिसाइड करो कि ये क्वेश्चन कैसे बेस थ्योरम से है, ठीक है। अगर आपको समझ में आने लगता है बेस थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी, तो क्वेश्चन आप करना सीख जाओगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.65 that there will be strike, 0.80 that the construction job will completed on time, if there is no strike 0.32 that the construction job will completed on the time, if there is a strike। मतलब यहां पे दो केस नजर आ रहे हैं कि अगर स्ट्राइक है तो कोई भी जो जॉब है उसको कंप्लीट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, और अगर स्ट्राइक नहीं है तो उसकी कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी कुछ दे रखी है, ठीक है। और हमें डिटरमाइन करना है कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, मतलब ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले तो ये डिसाइड करना होगा ये क्वेश्चन कहां से है। आपको यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, एक है स्ट्राइक है और एक है स्ट्राइक नहीं है। तो जब भी एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी शुरुआत में नजर आती है तो बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन बनता है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, एक E1 इवेंट ले लिया, एक E2 ले लिया। E1 बोल दिया कि स्ट्राइक है और E2 हमने ले लिया नो स्ट्राइक, इसमें स्ट्राइक नहीं है, ठीक है, ये हमने पहले से मेंशन कर लिया। तो हमें प्रोबेबिलिटी दे भी रखी है, प्रोबेबिलिटी दैट 0.65 देयर विल बी स्ट्राइक, यानी PE1 हमारे पास कितना है 0.65 ना। अच्छा, अगर स्ट्राइक होने की ये प्रोबेबिलिटी है 0.65, तो ना होने की क्या हो जाएगी, यानी PE2 क्या हो जाएगा 1 माइनस कर दो 0.65, यानी 0.35, ठीक है। अब बेस थ्योरम का अगर क्वेश्चन आता है तो हमें एक कॉमन चीज ढूंढनी होती है और वही कॉमन हमें फाइंड आउट भी करना होता है। तो क्या लिखा है, द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो हमारा ए क्या हो जाएगा, जॉब कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीशन ऑन टाइम, ठीक है, ठीक है, कंप्लीशन ऑन टाइम, ये हमारा पर्पज है ए का, ठीक है। अब इसमें ये तो कहा नहीं है कि जॉब कंप्लीट होनी चाहिए बाय दिस कंडीशन, स्ट्राइक से या फिर नॉन स्ट्राइक से, नो स्ट्राइक से, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। इसका मतलब ये टोटल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, यानी कि आपसे ये पीए पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पीए, ठीक है। अच्छा, जब भी ये टोटल प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम क्वेश्चन होता है तो हम निकालते हैं क्या है कि अगर स्ट्राइक है यानी कि E1, तो ए यानी कि जॉब कंप्लीट होना
टाइम पे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है देख लेते हैं। 0.80 जो है जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक, स्ट्राइक नहीं है यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो यानी PA/E2 दे रखा है कि भैया स्ट्राइक नहीं है तो काम कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.80, और 0.32 है कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक, तो हमारा स्ट्राइक वाला ये है तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.32। अब तुम्हें निकालना है PA, यानी आपका जो जॉब है वो कंप्लीट होना चाहिए टाइम पे, ठीक है। तो वो कब होगा कंप्लीट, अगर स्ट्राइक है तो हमारा काम होने की प्रोबेबिलिटी A/E1 प्लस अगर स्ट्राइक नहीं है यानी PE2 मल्टीप्लाई में PA/E2, यही तो होता है टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला इस तरीके से, तो वो लगा दिया। अगर यहीं पे ये बोल देता कि भाई कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट होनी चाहिए इफ देयर इज अ स्ट्राइक, तो फिर क्या होता, ऊपर हमें इसका फेवरेबल आउटकम बनाना पड़ता, वो बेस थ्योरम बन जाता, ठीक है। ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, तो बस अब वैल्यू पुट कर दो। PE1 हमारा 0.65, ये हमारा 0.32 है ना, इधर 32, हाँ 0.32 है, प्लस PE2 0.35 इंटू PA/E2 0.80। अब ये सॉल्व कर लो कितना आ रहा है, तो ये सॉल्व कर लो भाई। 0.65 का अगर 32 में मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 130 और ये हो जाएगा 15, 1 कैरी 18, 19, तो ये आएगा 8002। तो पॉइंट है यहाँ पे कितना 1 2 3 4, तो ये 0.2080 आएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। अच्छा इसका करेंगे कितना आएगा 0 8 5 40, 4 कैरी 8 3 24 और 4 28, और 1 2 3 4 यहाँ भी है, तो ये इतना आएगा। तो 2080 में ऐड करना है 2800, तो 884 0.488 समथिंग, क्या आपका 0.488 समथिंग आ गया क्या, देख लो, ठीक है। ये होगा इसका आंसर। तो आपको एक तो पहचानना आना चाहिए क्वेश्चन कहाँ से है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो। तो फाइनली समझ में आया कैसे हो रहा है, फॉर्मूला बहुत आसान है, इसकी कैलकुलेशन भी बहुत आसान होती है, ठीक है। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है आपका टाइम सेव हो जाएगा, समझ लो। अब ये लैंग्वेज भाई इसकी बड़ी खतरनाक सी लगती है, तो भाई पहले पढ़ो, डिसाइड करो। मैं पहले से चले कि बता देता हूँ, ये बेस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है। आप डिसाइड करो क्या आप E1 ले रहे हो, क्या आप E2 ले रहे हो, तो थोड़ा डिसाइड करें फिर कर लीजिए इस क्वेश्चन को। सपोज दैट रिलायबिलिटी ऑफ HIV टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज, ठीक है। ऑफ द पीपल हैविंग HIV, जिनको HIV है, 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिसीज, 90% केस में वो डिटेक्ट कर लेता है और 10% अनडिटेक्टेड रहता है। ऑफ द पीपल फ्री ऑफ HIV, जिनको HIV नहीं है, उनमें 99% टेस्ट आर जज HIV नेगेटिव और 1% को फिर भी वो डायग्नोस करता है HIV पॉजिटिव, मतलब मशीन की फॉल्ट। फॉर्म अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव HIV, सिर्फ इतने लोग हैं जिनको HIV है। 1% सिलेक्टेड रैंडम गिवन HIV टेस्ट एंड पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट हिम हर एच पॉजिटिव, HIV पॉजिटिव, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज HIV, बताओ। पहले ये डिसाइड करो क्वेश्चन पूछा कहाँ से, क्योंकि मैंने बोला हमेशा आपने अगर ये डिसाइड कर लिया प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन है कहाँ से, तो आप फिर मतलब चांसेस है कि आप आराम से कर पाओगे क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही हैं, एक वो पर्सन जिसको HIV है और एक वो जिसको HIV नहीं है। तो दो सिचुएशन, इसका मतलब है ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बेस थ्योरम से बन रहा है, ठीक है। तो पहले हम E1 और E2 डिसाइड कर लेते हैं कि भाई E1 E2 क्या है। E1 मतलब जिसको HIV है, ठीक है, समझ रहे हो, जिसको HIV है, ऐसे कितने लोग हैं, और जिनको HIV नहीं है ऐसे कितने लोग हैं, इनकी परसेंटेज हम लिखते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें लिखा था 0.1% लोग हैं जिनको HIV है, तो यानी PE1 हमारा हो गया 0.1 अपॉन 0.1% है, तो अगर फ्रैक्शन में चेंज करें तो अपॉन में 100 आ जाएगा, नहीं 1/1000 ना। और ये कितना हो जाएगा PE2, ये हमारा हो जाएगा, अगर HIV नहीं है, देखो इतने लोगों को HIV है, तो अगर नहीं का निकालना है तो 1 माइनस कर लो, तो 1 माइनस 1/1000, तो 1000 अगर एलसीएम ले लें तो 1000 माइनस 1 यानी 999/1000 आ गया, ठीक है। अच्छा
अब बेस थ्योरम क्वेश्चन डिसाइड हो गया कि बेस थ्योरम का है, तो एक ऐसी चीज होती है जो कॉमन है, कॉमन मतलब ए, जो हमें निकालना है वो क्या है, देखो पर्सन इज सिलेक्टेड रैंडम गिवन दैट HIV टेस्ट पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट हिम हर एज HIV पॉजिटिव, मतलब हमें जो रिपोर्ट करना है वो HIV पॉजिटिव के लिए, इसके लिए बताना ना मैं, ठीक है। देखो जरा, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो जो मशीन है जो मतलब जिससे चेक किया जा रहा है, उसमें दो सिचुएशन दे रखी थी, क्या ऐसे लोगों के लिए भी था जिसको HIV है तो 90% डिटेक्ट हो रहा है डिसीज, और जो फ्री फ्रॉम HIV हैं, जो फ्री फ्रॉम HIV हैं उनमें 1% लोगों को ही HIV पॉजिटिव बताया जा रहा है, यानी इस लाइन का कोई रोल नहीं रहा, ठीक है। क्योंकि अब अपने सोचो 99 तो कहीं यूज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें सिर्फ बताना है HIV पॉजिटिव वाले के लिए। तो जब हम PA/E1 लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि पर्सन को HIV था और सही डिटेक्ट हुआ है, 90% टेस्ट डिटेक्ट हुआ है, तो वो कितना है 90/100 लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि जिनको देखो पढ़ो, और पीपल हैविंग HIV, जिनको HIV है तो 90% टेस्ट डिटेक्ट करता है डिसीज को, यानी सही डिटेक्ट कर रहा है। और जो फ्री थे HIV से, यानी जिनको HIV नहीं था, फ्री फ्रॉम HIV, तो 1% डायग्नोस्ड एज शोइंग HIV पॉजिटिव, और हमारा जो कैपिटल A है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है HIV पॉजिटिव। और आपको ये पता कहां से चलता है कि हमारा कैपिटल A क्या है, वो पता चलता है यहां से, जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो PA/E2 क्या हो जाएगा, 1% है ना, तो 1/100 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से करना है, ठीक है। बस अब हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज एक्चुअली हैज HIV, यानी कि ये इवन वाला केस निकालना है। तो अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो फॉर्मूला कैसे लगाते हैं इसके, कि फेवरेबल हो जाएगा PE1 इंटू PA/E1 और डिवाइड में टोटल, टोटल में क्या आएगा दिस इंटू दिस प्लस PE2 इंटू PA/E2, यही तो आएगा, देख लो। और यहां पे हमारा है उल्टा, इधर क्या लिखते हैं LHS में, इसको उल्टा लिख दिया करो PE1/A, ठीक है। बस अब वैल्यूज पुट कर दो और देखते हैं आंसर हमारा क्या आ रहा है, ठीक है। तो PE1 हमारा है 1/1000 इंटू 90/100 अपॉन, फिर यहाँ पे 1/1000 इंटू 90/100 प्लस ये तुम्हारा है 999/1000 इंटू 1/100। देखो अगर आप LCM लोगे तो 1000 इंटू 100 आएगा इसमें, तो सब में यही है, तो ये सारा कट जाएगा अल्टीमेट LCM लेने के बाद। तो बचेगा क्या, ऊपर बचेगा 90 अपॉन, नीचे क्या आएगा 90 प्लस 999, तो चलो ऐड कर लेते हैं 99990, तो 9 8 और ये 10, तो 90/1089 आ जाएगा आंसर। तो डिवाइड कर लेना, ठीक है। पॉइंट में वैसे आप फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो, प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आया कैसे हुआ क्वेश्चन, नोट कर लो। अब नेक्स्ट हमारा अगेन, यहां पे भी हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, मतलब बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, आप पढ़ के देखोगे तभी आपको पता लगेगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अ डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल कम बाय ट्रेन, बस, स्कूटर और बाय अदर मीन of transport respectively this probability that he will be late this by train, bus, scooter respectively, if he comes by other means of transport he will not be late, when he arrives he is late, find the probability he comes by train। तो पहले आप तो ये समझो क्वेश्चन कहाँ से पूछा है। अब बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ पे चार चीजें हैं, तो E1 हम लोग कैसे लेते हैं, E1 E2 E3 E4, ये हमने चार चीजें ले ली। E1 बता दिया ट्रेन के लिए, देखो पहले क्या है ट्रेन है, E2 हमारे लिए बस हो जाएगा, E3 हमारे लिए स्कूटर हो जाएगा, और E4 हमारे लिए अदर हो गया, अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो PE1 कितना है कि अगर हम ट्रेन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी दे रखी है 3/10, और अगर हम बस यूज कर रहे हैं तो PE2 हमारे पास कितना है 1/5, PE3
E3 हमारे लिए स्कूटर, स्कूटर कितना है 1/10, और अगर हम अदर मीन्स यूज कर रहे हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, दे रखी है 2/5, ये हो गया। अच्छा, जैसे ही आपका E1 E2 ये सब डिसाइड हो जाता है बेस थ्योरम में, फिर आपको ढूंढना होता है एक कॉमन चीज। कॉमन क्या है, लेट होना। तो यानी ए हमारे लिए जो कैपिटल ए हम लेते हैं, अगर बेस थ्योरम आपने मुझसे पढ़ा है तो वो है लेट होना, लेट हो रहे हो आप, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, ठीक है, या पूरा स्टेट लिखना है तो पर्सन विल बी लेट, ठीक है। पर्सन जो है वो लेट होगा, मतलब उसकी, ये हमारा कैपिटल ए डिनोट कर रहा है। तो अब लेट कब होगा, किस कंडीशन से, तो अगर मैंने कंडीशन ली A/E1 मतलब अगर हमने ट्रेन यूज करी और हम लेट हो गए, तो देखो यहां पे दे रखा था 1/4 है ट्रेन के लिए, यानी ये हो गया 1/4। A/E2 अगर हमने बस यूज करी, बस हमारा सेकंड पोजीशन पे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3 इधर, और अगर हमने स्कूटर यूज करा तो 1/12 है, PA/E3 ये 1/12 है। और अगर हमने कोई अदर मीन्स यूज किया है, ही विल नॉट बी लेट, वो लेट नहीं होगा, तो PA/E4 जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा 0। अच्छा, अब पूछा क्या है तुमसे, तुमसे पूछा है कि वो पर्सन लेट हो जाए लेकिन वो ट्रेन से आना चाहिए। ट्रेन मतलब ये पहली वाली कंडीशन, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, PE1 इंटू PA/E1, ये इसका फेवरेबल आउटकम हो गया, समझ रहे हो, ये इसका हुआ फेवरेबल आउटकम। और नीचे क्या आएगा इसका टोटल, नीचे आएगा इसका टोटल, यानी कि PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2, ठीक है, प्लस का PE3 इंटू PA/E3 प्लस का PE4 प्लस का PE4 इंटू PA/E4, ठीक है, A/E4, समझ रहे हो, मतलब हमने क्या करा, फेवरेबल ऊपर लिख दिया, नीचे सारे टोटल। अच्छा, ऊपर क्या लिखते हैं, मैं बोलता हूं इसको रिवर्स करके लिख दो, PE1/A, इसको रिवर्स करके लिखो। अब आप क्या करें, बस वैल्यूज पुट करें, ठीक है, तो पुट कर देते हैं। तो PE1 कितना है 3/10 इंटू PA/E1 कितना है 1/4 अपॉन, नीचे टोटल करना है, तो पहले तो आएगा 3/10 इंटू 1/4 प्लस इसमें आएगा 1/5 इंटू 1/3, 1/5 इंटू 1/3 प्लस फिर ये 1/10 इंटू 1/12 प्लस फिर वो 2/5 इंटू 0 हो जाएगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है आंसर देख लो। तो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी इसमें। ये तो हो गया 3/40 ऊपर, नीचे तुम्हारा कितना बन रहा है 3/40 प्लस 1/15 प्लस 1/, ये कितना हो रहा है 120, और ये तो 0 ही हो गया। अब 15 और 120 देखें तो 15 की टेबल में 180 और 120 आता है, 40 के भी टेबल में आता है, तो 120 एलसीएम ले लेंगे नीचे। तो 120 अगर एलसीएम लिया तो 3 टाइम्स जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ ये 8 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ 1, ठीक है। तो कितना आ गया 3/40 अपॉन, ये कितना हो गया 10 18 18 अपॉन 120, ये ऊपर जाएगा, ये इसके साथ आएगा, तो 3 इंटू 120 ऊपर पहुंच गया, 40 तुम्हारा 18 के साथ आ गया, तो ये हो गया 6, ये हो गया तुम्हारा कितना, ये हो गया 3 टाइम्स चला जाएगा, 3/6 यानी 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। क्या आपका आंसर आ गया, खुद से किया करो कैलकुलेशन, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो गया 1/2। तो क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चंस कि कैसे किस टाइप से बेस थ्योरम के पूछे जाते हैं, ठीक है। अगेन ये जो क्वेश्चन है हमें समझ में ही नहीं आता कि ये बेस थ्योरम से पूछा गया है, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे 2 केसेस बन रहे हैं। चलो इसको देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है लिखा, मैन इज नॉन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4, मतलब 4 बार में 3 बार वो सच बोलता है। अच्छा, ऐसा भी होता है, हम लोग भी दिन भर में झूठ बोलते रहते हैं, ठीक है। ही थ्रो अ डाई एंड रिपोर्ट दैट इट इज अ 6, ठीक है, और वो एक डाई को थ्रो करता है और रिपोर्ट करता है 6। अब एक बताओ, जब डाई फेंका और वो हमेशा 6 को रिपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब कि नंबर 6 आया, नंबर 6 आया, जबकि वो 3/4 मतलब 3 में से 3 बार सही बोलता है 4 में से, तो कभी ना कभी 6 नहीं भी आया होगा, ये मायने में हमारे आने चाहिए, ठीक है बात। फिर बोला प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6,
इस वाले क्वेश्चन में लैंग्वेज पढ़ने से समझ में नहीं आता है क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस क्वेश्चन का कि हमें समझ में नहीं आता है क्वेश्चन कहाँ से पूछा है। लेकिन आपको थोड़ा ट्रिक मिला होगा जब मैंने शुरुआत डिस्कस करा कि 6 को वो रिपोर्ट कर रहा है लेकिन 6 नहीं भी आया होगा क्योंकि वो झूठ भी बोल रहा है। तो दो केस बन रहे हैं ना कि 6 आया भी होगा या 6 नहीं आएगा, तभी तो दो केस बना रहे हो। तो एक काम करते हैं, दो केस ले लेते हैं। एक हम ले लेते हैं E1 और एक ले लेते हैं E2। E1 ले लेंगे कि डाई जो है वो शो कर रहा है, डाई शो नंबर 6, ठीक है, और डाई डज नॉट शो नंबर 6, ठीक है। तो देखो डाई अगर नंबर शो 6 करता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है भैया, 6 एक बार आता है तो 1/6, और अगर डाई नंबर 6 शो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब 5/6 होगा। शुरुआत के 5 नंबर आ रहे होंगे 1 2 3 4 5 में कोई भी, तो 5/6 होगा। ए हमेशा, अगर अब आपको समझ में आ रहा है ये दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। और बेस थ्योरम आपने मुझसे पढ़ा तो मैंने बोला था जैसे अगर आपका E1 E2 डिसाइड हो जाए तो फिर हम चूज करते हैं कैपिटल ए, जो कि कॉमन चीज होती है। कॉमन चीज क्या है कि वो रिपोर्ट कर रहा है 6 को, समझ रहे हो, ये है कि भाई वो रिपोर्ट कर रहा है 6 को, ठीक है, रिपोर्ट 6, वो 6 ही रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। A/E1, समझना मेरी बात। E1 मतलब है डाई में 6 आया है और वो रिपोर्ट कर रहा है 6, इसका मतलब वो सच बोल रहा होगा, है कि नहीं, क्योंकि 6 आया भी इस वाले केस में। E1 मतलब 6 आया है और वो रिपोर्ट कर सच बोल रहा है, तो सच की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/4 है, यानी 3/4। PA/E2, इसमें क्या होगा, E2 मतलब डाई डज नॉट शो नंबर 6, यानी डाई में 6 नहीं आया है लेकिन वो क्या कर रहा है, रिपोर्ट 6 कर रहा है, यानी झूठ बोल रहा है। तो PA/E2 क्या हो जाएगा, 3/4 तो ये हो गया, तो 1 - 3/4 कर लो क्योंकि झूठ बोल रहा है ना, तो ये आएगा 1/4। समझ में आ गई बात, ठीक है, ओके जी। अब बस लगा दो। अब क्या पूछा है, एक्चुअल में 6 होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। एक्चुअल में 6 मतलब ये केस पूछ रहा है, ठीक है। तो P फेवरेबल हो जाएगा हमारा PE1 इंटू PA/E1, और डिवाइड में क्या आता है टोटल, यानी PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2, समझ रहे हो। और यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या करते हैं, इसको रिवर्स करके लिख दिया करो, PE1/A, ठीक है। चलो वैल्यूज पुट करो, तो ये हमारा PE1 1/6 इंटू 3/4, 1/6 इंटू 3/4 प्लस 5/6 इंटू 1/4। तो 6 और 4 सब में है तो काट सकते हो यहाँ से, तो ये 3 आ गया, 5 + 3 से ये 8 आ गया, तो आंसर आ गया 3/8, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये ट्रिकी भी था थोड़ा सा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो, नोट कर लो। तो फाइनली समझ में आया, ये अच्छा क्वेश्चन है, नोट भी कर लो, क्योंकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया और आपने पहले से नहीं किया होगा तो आप नहीं कर पाओगे। इसमें भी आप देखोगे कि यहाँ पे दो केस बन रहे हैं, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो फिर इसको ट्राई करो। In answering a question on multiple choice test, a student either know the answer or guess the answer। मतलब स्टूडेंट देखो, तुम्हें ये पता है, तुम ये तो पेपर में आता है तुम्हें क्वेश्चन का आंसर, ये तुम तुक्का मारते हो, ठीक है, गैस कर देते हो कि भैया ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो सिचुएशन है, मतलब 3/4 द प्रोबेबिलिटी है जिसमें तुम्हें आंसर पता ही, नोज द आंसर, और 1/4 है जिसमें तुम गैस करते हो आंसर। और assuming that student who guess the answer and answer will correct 1/4, what is the probability that student knows the answer given answer correctly। आप पहले वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझें, फिर आप मेरा एक्सप्लेनेशन समझें, ठीक है। यहां पे दो सिचुएशन हो रही हैं। जैसे आप देखते हो पेपर जब देते हो तो ये तो आपको क्वेश्चन का आंसर पता है या आपने गैस करा, और फिर उसके बाद सही या गलत का फैसला होता है। तो उसका सही होने की प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, यानी कि आपको गैस करा तो आपका सही हुआ, और आपने जब मतलब जो सही आता था तो सही हुआ, और जब गैस करा तो सही हुआ। मतलब आपको पता है जब भी बेस थ्योरम का क्वेश्चन होता है एक कॉमन चीज होती है, जैसे दो बैग हैं, रेड बॉल निकालनी है दोनों से। यहां पे भी दो सिचुएशन है, एक में क्वेश्चन का आंसर आपको पता है और एक में गैस कर रहे हो, लेकिन जो मेन काम करना है दोनों से वो क्या है, आंसर सही होने की, ठीक है, आंसर सही होना। तो E1 E2 तो ये हो गया कि E1 मान लो नोज द आंसर, मतलब उसको आंसर पता है, ठीक है, और E2 मतलब हो जाएगा
ही गेस द आंसर। और ए यहां पे क्या होगा, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, E1 E2 डिसाइड करते हैं और ए डिसाइड करते हैं। ए क्या है, आंसर करेक्ट। आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कि क्वेश्चन में ही पूछा है। देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट आंसर इज करेक्टली। आंसर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, वो ये पूछना चाह रहा है। यानी अगर मैं तुमसे पूछूं कि लास्ट स्टेप क्या है, कि देखो कहीं ना कहीं गिवन हो गया आंसर करेक्टली, यानी E1 और सॉरी ए हमारा आंसर करेक्ट का है। और किसका पूछ रहा है, E1 वाले केस का, यानी कि उसको जब आंसर पता है। फिर वीडियो पॉज करो, समझो इस चीज को। और इस बार देखो साफ साफ लैंग्वेज भी यूज कर ली है, गिवन दैट, यानी गिवन दैट मतलब स्लैश के बाद आएगा, और ये फाइंड आउट कर रहा है। तो जो मैं शुरुआत में समझा रहा था आपको स्टार्टिंग से, कि ये बाद में लिखते हैं और ये पहले क्यों लिखते हैं, तो ये चीज कहीं ना कहीं हर बार गिवन दैट करके नहीं लिखते हैं। तो आपको ये समझना पड़ता है, ये गिवन होता है और ये अब तुम्हें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस से चीजें आने लगती हैं। अच्छा, अब जल्दी फटाफट करते हैं। P E1 क्या हो जाएगा, अगर ये E1 है, नोज द आंसर, अगर उसको आंसर पता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, 3/4। देखो, ही नोज द आंसर 3/4 है, यानी P E1 हो गया 3/4। और E2 आपका हो गया 1/4 इफ ही गैस द आंसर, तो ये 1/4 हो गया। P E1 हो गया 3/4, P E2 हो गया 1/4, ठीक है। तो ये P E1 हो गया, ये P E2 हो गया, ठीक है। अब आते हैं PA/E1 पे, अब आते हैं PA/E2 पे। ए मतलब आंसर करेक्ट हो। अच्छा, ये चीज तो दे रखी है कि एज्यूमिंग दैट स्टूडेंट हु गेस द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4, यानी कि आपने अगर गैस करना मतलब E2, तो आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। लेकिन इसका नहीं दे रखा है कि जब आपको आंसर पता है तो सही होने की प्रोबेबिलिटी। तो कभी कभी कुछ चीजें हिडन होती हैं जो पता होनी चाहिए, तो सीधी सी बात, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। अगर किसी क्वेश्चन का आपको आंसर पता है तो वो सही होगा। हाँ, अब कुछ डाउट आएगा, क्या सर हमें तो कई बार आंसर पता होता है लेकिन हमारा आंसर गलत हो जाता है। अब ये तो देखो वो वाली बात हो गई कि मतलब उसमें भी यही माना जाएगा तुम्हें पता नहीं था सही से, ठीक है। यहाँ पे आइडियल सिचुएशन है कि ये पता था तो सही है, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये कई बार मैं देखता हूँ, ये मैं 1 लिखता हूँ तो कहते हैं सर मेरे तो कई बार गलत हो जाता है। तो वो तो फिर सबके अलग अलग कंडीशंस है ना, लेकिन एक्चुअल में देखें तो जब आपको आंसर पता है तो सही है, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर पता है तो मेरा सही नहीं होता है, तो वो तुम्हारी एक अलग सिचुएशन हो गई, ठीक है। चलो फिलहाल ये हो गया। अब हमें क्या निकालना था, कि हमारा आंसर करेक्ट हो और सिचुएशन क्या हो कि आपने मतलब आपको आंसर पता था। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया हमारे लिए, कि हमने पहले P E1 लिया, यानी कि आपको आंसर पता है और आपका सही भी हो गया, यानी PA/E1, ठीक है, अपॉन टोटल में क्या लिखते हैं, P E1 इंटू PA/E1 प्लस का P E2 इंटू PA/E2, ठीक है, ये आ जाएगा। अब पुट कर लेते हैं वैल्यूज को। P E1 आपका 3/4, PA/E1 आपका है 1 अपॉन ये आपका P2 है 3/4 इंटू 1 प्लस, और यहाँ पे आएगा 1/4 इंटू ये P2 है ना, P2 इंटू PA/E2, 1/4 इंटू 1/4, तो कितना हो जाएगा, देखो ये अब ऊपर तो एक ही 4 है तो 3/4 आया। यहाँ पे आपको थोड़ा अंतर हो गया क्योंकि ये वाली चीज अलग हो गई, तो इस बार एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ 4 है और यहाँ 16 बन रहा है, तो 16 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ 4 है, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 बचेगा, 4 3 जा 12 और ये 4 4 जा 16 है, तो ये ऊपर 1 आएगा। तो ये आ गया 3/4 13/16, तो 3/4 इंटू ये 16 ऊपर पहुंच जाएगा और 13 तो नीचे ही रहेगा, तो 4 4 जा 16, तो 12/13 आ जाएगा। अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करें तो आंसर क्या आ रहा है, 12/13। एक बार देख लेते हैं, तो फोर्थ का आंसर है 12/13, करेक्ट है। समझ में आया कैसे किया हमने, क्लियर है सारी चीज़ें, तो नोट कर लें इसको, फिर करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं टिक कर देता हूँ कि यार ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार देखे गए हैं पेपर में। इसमें देखो क्या लिखा, देयर आर 3 कॉइन, देखो 3 चॉइस आ गई, और 3 चॉइस मतलब बेस टर्म क्वेश्चन है। चलो इसको करते हैं। 3 कॉइन, इस बार 3 सिचुएशन है, 3 कॉइन दे रखे हैं, तो चलो 3 कॉइन लिख लेते हैं, 3 भैया कॉइन है हमारे पास।
वन इज टू हेडेड, यानी दो हेड है इसमें, इसमें क्या है, दो हेड है, टू हेडेड कॉइन है, ठीक है। अनदर इज बायस्ड कॉइन, जिसमें 75% हेड आ रहा है, 75% हेड की प्रोबेबिलिटी मतलब इसमें आ जाएगी। और थर्ड है अनबायस्ड। अच्छा, अनबायस्ड क्या होता है, जो नॉर्मल हम बोलते हैं, जैसे कॉइन को टॉस करा, हेड और टेल यानी बराबर बराबर, तो ये अनबायस्ड इसको बोलते हैं, ठीक है। ये बायस्ड है, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना आप उसकी तरफ ज्यादा बात करते हो, इसको बायस्ड बोलते हैं, तो ये 75%, ये तो पूरा ही बायस्ड है, दोनों में टू हेड ले रहा है, ठीक है। वन ऑफ थ्री कॉइन इज चूजन एंड टॉस, इट सोज हेड। अब देखो ये कॉमन चीज है, हेड की प्रोबेबिलिटी मतलब, यानी E1 E2 क्या हो गया, अगर मैं बात करूं एक्सप्लेन करने की, तो E1 E2 E3 की मैं बात करूं तो E1 हो गया मतलब टू हेड वाला कॉइन, ठीक है। E2 हो गया 75% हेड वाला कॉइन, और E3 क्या हो गया, अनबायस्ड कॉइन। तो अगर मैं पहले तीन मेरे पास कॉइन रखे हैं तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सबकी बराबर बराबर, तो दो होते हैं तो 1/2 लेते हो, तीन है यहां पे, तो PE1 हमारे लिए हो जाएगा 1/3, PE2 हमारे लिए हो जाएगा 1/3, PE2 हो जाएगा 1/3, और PE3 ये भी हमारे लिए हो जाएगा 1/3, ये सब 1/3 होंगे। अब जो कॉमन चीज क्या है वो हेड की प्रोबेबिलिटी, यानी कि ए हमारे लिए क्या है, हेड लाना, ठीक है। तो PA/E1 क्या होगा, A/E1 क्या हो जाएगा, कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ये बताओ E1 है क्या, जिसमें दोनों कॉइन में हेड ही, दोनों कॉइन जो होता है दोनों साइड हेड ही है, तो भैया और तो कुछ है ही नहीं। मैं तुमसे ये बोलूं रेड बॉल सारी है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी था वो तो 1 हो जाएगी ना, सारी रेड है, तो दोनों ही हेड है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1, PA/E2। यहां बता रखा है कि E2 में, यानी ये वाला 75% हेड आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 75/100 इन कॉमा PA/E3। अनबायस्ड कॉइन है E3, अनबायस्ड मतलब बराबर बराबर होता है, तो सीधी बात है हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है अनबायस्ड में, 1/2 होती है, तो ये हो जाएगा 1/2। अब तुम्हें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी बतानी है, इट वाज टू हेडेड कॉइन, टू हेडेड कॉइन मतलब ये वाला, यानी E1 वाली सिचुएशन पूछी जा रही है। तो आपसे पूछा जो गया है वो है PE1/A, यानी हेड आना चाहिए, लेकिन किसमें, फर्स्ट वाली केस में, यानी टू हेडेड वाले में। तो आंसर क्या होगा, PE1 में मल्टीप्लाई करेंगे किसका, PA/E1 का, और नीचे क्या आएगा, टोटल, टोटल मतलब इसको भी लेना होगा, इसको भी और इसको भी, यानी PE1 इंटू PA/E1, PE2 इंटू PA/E2, ठीक है, PE3 इंटू PA/E3, ठीक है, ऐसा लिख देंगे। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। PE1 कितना है, 1/3 इंटू ये 1 अपॉन, ये तो 1/3 इंटू 1 है, प्लस ये तुम्हारा 1/3 इंटू, अब ये 75, देखो यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर लगभग में अलग ही है, तो यहाँ पे कैंसिल कर लो सही रहेगा। तो 75 को कर 25 से कट रहा है, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, तो ये 3/4 लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर है, प्लस 1/3 इंटू 1/2। तो बेस्ट मुझे जो लग रहा है, देखो यहाँ पे भी 1/3 है, यहाँ सब में 1/3 है, कॉमन ले लो, कट जाएगा 1/3 एटलीस्ट, तो 1/3 इंटू 1, तो ये आप देख लेना किससे आसान पड़ रहा है। तो 1/3 कॉमन लिया तो यहाँ पे आया 1, यहाँ से बचा 3/4, और यहाँ से 1/3 कॉमन लिया तो ये 1/2, तो 1/3 से 1/3 कट गया, तो कितना बचा, तो यहाँ से आ गया आपका, ऊपर तो 1 है, यहाँ पे आपका इनमें 4 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, तो 4 एलसीएम लिए तो यहाँ 4 आएगा, प्लस का 3 आएगा, और 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 4 + 3 7 + 2 9, यानी 4/9 आपका आंसर होगा। कितना हो जाएगा, 4/9। तो 6 वाले क्वेश्चन का आंसर 4/9 ही आ रहा है, आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 वाले आंसर, 6 का आंसर क्या आ गया, 4/9, ठीक है। चलो समझ में आया, बढ़िया से नोट कर लो इस चीज को। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 52 कार्ड्स हैं, और ये मैं आपको पहले बता दूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। आपने हो सकता है स्कूल टेस्ट में बहुत बार देखा होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा, ठीक है। तो इसमें पढ़ो, फिर डिसाइड करते हैं कि कैसे ये बेस थ्योरम क्वेश्चन बन जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, अच्छे समझो।
अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट, मतलब जो 52 कार्ड्स थे हमारे पास उनमें कोई एक कार्ड का लॉस्ट हो गया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है तो बेस थ्योरम का, लेकिन डायरेक्टली नहीं दे रखा है। जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं उसमें पता लग जाता है E1 E2, लेकिन इसमें थोड़ा घुमा के दे रखा है, एक कार्ड खो गया। और क्वेश्चन में क्या होता है, सिचुएशन पता होती है कि ये दो सिचुएशन है, दो बैग हैं, ठीक है, दो मशीन है, इसमें ऐसा डायरेक्टली नहीं है। अब रिमेनिंग कार्ड है, मतलब एक कार्ड जो खो गया है उसके बाद बोला है रिमेनिंग कार्ड से 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, यानी जो रिमेनिंग कार्ड्स बचे हैं। अब सीधी बात है 52 में अगर एक कार्ड खो गया होगा तो 51 बचे होंगे, 51 में से 2 कार्ड निकालने हैं, और ये बोल दिया कि दोनों डायमंड होने चाहिए। और ये क्वेश्चन में बोल दिया गया प्रोबेबिलिटी उसकी निकालो जब लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड होना चाहिए। अब ये थोड़ा वीडियो को पॉज करोगे ना, थोड़ा समझने की कोशिश करोगे, क्वेश्चन पढ़ो आप अच्छे से, वीडियो पॉज करो, थोड़ा टाइम दो अपने आप को, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो कार्ड खोया होगा, जैसे खो गया कोई कार्ड, तो उसमें दो सिचुएशन होंगी ना, कि लॉस्ट कार्ड जो है वो डायमंड हो सकता है, क्योंकि यहां पे सारी खेल सिचुएशन डायमंड की है। और जो एक कार्ड पहले खो गया था वो लॉस्ट कार्ड अदर देन डायमंड है। मतलब भाई जो एक कार्ड खो गया है, वो कार्ड खोने का मतलब है कि जो कार्ड निकाल लिया गया है। अब भाई खोया कैसे, मान लो एक कार्ड निकाल कर ना फेंक दिया, खो गया मान लो, तो सिचुएशन ये हो सकती है जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड था या फिर अदर देन डायमंड था, समझ रहे हो। तो यानी दो सिचुएशन देखो जो हमेशा बेस थ्योरम में आती वो आ गई है, कि हम अब 2 कार्ड निकालेंगे, एक उस सिचुएशन में जिसमें हमारा लॉस्ट कार्ड जो है वो डायमंड ही है, और एक सिचुएशन वो होगी जिसमें डायमंड नहीं खोया है और कोई कार्ड चला गया है, उसमें से हम 2 कार्ड निकालेंगे। और तुमसे ये बोला गया है जो दोनों कार्ड निकालने हैं वो डायमंड के निकालने हैं। तो आप समझ में आ गई दो सिचुएशन, यानी कि यहाँ पे जैसे हम बेस थ्योरम में हमेशा जो E1 और E2 लेते हैं, तो यहाँ पे पता लग गया E1 हो गया लॉस्ट कार्ड डायमंड, ठीक है, कि डायमंड कार्ड खो गया, और यहां पे लॉस्ट कार्ड कौन सा होगा, अदर देन डायमंड, डायमंड को छोड़कर। तो ये पता लग गया। अब इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी। अब कुछ लोग कहेंगे सर आज तक हमने किसी कार्ड की खोने की प्रोबेबिलिटी नहीं सीखी है। बहुत सही बोल रहे हो, ठीक है। अरे खोने का मतलब एक कार्ड निकाल के फेंक दिया, यानी निकाल लिया एक कार्ड, तो यानी तुम्हें डायमंड कार्ड के खोने पे मत जाओ, ये सोचो कि E1 अल्टीमेट एक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी कौन सा, अब लॉस्ट पे मत जाओ, डायमंड कार्ड, ठीक है, डायमंड कार्ड के निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो डायमंड कितने होते हैं 13, तो PE1 हो जाएगा 13/52। आई बात समझ में, ठीक है। इस पे मत जाओ कि तुम्हारा ये E1 क्या है, E1 है PE1 13/52, सिंपल। E2 मतलब तुमने डायमंड को छोड़कर एक दूसरा कार्ड निकाला है, डायमंड को छोड़कर, तो टोटल कार्ड होते हैं 52, तो 52 से 13 अगर माइनस होगा तो 39 आएगा, तो ये आएगा 39/52। आई बात समझ में, क्लियर, समझ रहे हो, डायमंड को छोड़ के लेना था। अच्छा अब आते हैं A/E1 पे और A/E2 पे। ए क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है, दोनों सिचुएशन में क्या है कि हमें 2 कार्ड निकालने हैं, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, और दोनों डायमंड के होने चाहिए। अच्छा अब समझना, E1 का मतलब है तुमने डायमंड कार्ड निकाल लिया है। अब आप मुझे बताओ E1 वाले केस में अगर डायमंड कार्ड निकाल लिया है तो अब एक तो टोटल कार्ड कितने बचे हैं 51, और डायमंड होते हैं 13, और एक डायमंड निकाल लिया है, तो अब डायमंड कितने हैं 12 डायमंड है, ये टोटल है। तो अब तुम्हारा जो ए है वो है क्या, ए लिख भी दो, ए है 2 कार्ड्स निकालने हैं, 2 कार्ड्स ड्रॉन, और वो दोनों कौन से होने चाहिए, डायमंड के होने चाहिए, ठीक है। अब आपको इस सिचुएशन से 2 कार्ड निकालने हैं, तो क्या आएगा 12/51 इनटू, एक और निकालोगे तो एक और कम हो जाएगा, यानी 11/50, ऐसी तो करते हैं। अब इस पे आ जाओ, इस सिचुएशन में जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड नहीं है, E2 क्या है, E2 है डायमंड को छोड़कर, तो डायमंड तो अभी भी 13 होंगे इस वाले केस में, हाँ टोटल जरूर अब 51 हो चुके होंगे, क्योंकि एक कार्ड तो खो गया ना। तो इस बार आएगा 13/51, और एक कम करोगे तो 12/50,
50। आई बात समझ में? क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, यानी इवन वाली सिचुएशन निकालनी है। हमें निकालना है P_E1/A। हमें क्या निकालना है, P_E1/A। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P_E1 इंटू P, ये वाली फेवरेबल, ठीक है, PA/E1 अपॉन P_E1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। ठीक है, यही तो आएगा। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। P_E1 क्या है, 13/52 इंटू PA/E1 कितना है, 12/51 इंटू 11/50 अपॉन इधर क्या आएगा 39/52 इंटू, सॉरी पहले तो नीचे तो टोटल पहले ये रहेगा ना पूरा, यानी कि 13/52 इंटू 12/51 इंटू 11/50 प्लस फिर ये पूरी सिचुएशन आएगी, यानी PE2 यानी 39/52 इंटू 13/51 इंटू 12/50। अब मेरी बात समझ में इधर तक आ गई होगी कि कैलकुलेशन में बीच में कुछ कैंसिल क्यों नहीं करता हूं, क्योंकि होता क्या है, अब देखो इसका डिनोमिनेटर इसका सबका सेम है ना, तो सबके डिनोमिनेटर चाहो तो एलसीएम ले लो ने एक स्टेप और एक्स्ट्रा करके, या सबके डिनोमिनेटर हटा दो, बस। अब क्या बचा, अब आपका इधर है 13 इंटू 12 इंटू 11 तो है ऊपर इधर। अब एक काम और करूं, यहां भी 13 12 है और यहां भी 13 12 है, कॉमन ले लो भाई, 13 इंटू 12 ले लिया कॉमन, थोड़ा और आसान होगी कैलकुलेशन। तो यहां बचा 11 और यहां बचा 39, देख रहे कितना आसान हो रहा है। लो ये भी कट गया, तो क्या बचा, ऊपर 11 बचा और यहाँ पे 39 11 करोगे तो क्या 50 आ जाएगा, 11/50 यही आ रहा है आंसर। देख रहे हो कितना आसान हो गया, कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई इसकी। तो उम्मीद करता हूँ इसकी कैलकुलेशन मैंने सब कुछ आसान बना दिया इस क्वेश्चन को, और आसान बना दिया तो वीडियो को लाइक जरूर कर। अब ये जो क्वेश्चन है देखो, ये रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है। अब रैंडम वेरिएबल बहुत बच्चों ने पढ़ लिया होगा, रैंडम वेरिएबल ऑफ मीन बहुत बच्चों ने नहीं पढ़ा। जिन्होंने नहीं पढ़ लिया है, रिवाइज वगैरह करना है, तो मैंने टेलीग्राम पे बता रखा है कि एक्सरसाइज 13.4 कहां से करनी है, ठीक है, वो मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था रिसेंटली, देख लेना टेलीग्राम ज्वाइन करके। लेकिन मैंने आपसे ये भी बोला था उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी 13.4 करी नहीं है, अब एंड टाइम चल रहा है तो वो 13.4 क्यों करेंगे, समझ रहे हो। तो मैंने ये बोला था, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो 7th 8th क्लास वाले बच्चों को भी बता दो वो कर लेता है, और ये कई बार सैंपल पेपर में भी देखा गया है और ये आ जाता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रोबेबिलिटी का खतरनाक रूल नहीं लग रहा है, ठीक है, आपको इतना सिंपल क्वेश्चन है मतलब ये, और ये कोई भी स्टूडेंट कर सकता है जिसको प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं आता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूं, जिससे कि मान लो अगर बाई चांस आ गया 2-3 नंबर में या कहीं एक नंबर में तो आप इजीली कर पाओ, और 1-2 नंबर के चांस बनेंगे तो वो तो आप कर ही लोगे आराम से। दूसरा, जिसको डिटेल में करना है तो मैंने बताया टेलीग्राम पे आप उनको करना है, तो 13.4 एक्स मैंने बता रखी कैसे आप देख सकते हो, पूरा वीडियो सॉल्यूशन बना रखा है 13.4 का। चलो देखो, ऐसा लिखा होगा रैंडम वेरिएबल एक्स, ठीक है, तुम्हें तो वैसे ही नहीं आता है क्वेश्चन कैसे करना। देखो इधर एक्स लिखा होगा, कुछ नंबर्स लिखे होंगे, और यहां उसकी प्रोबेबिलिटी लिखी होगी, और फिर बोलेगा के बताओ, फिक्स क्वेश्चन है ऐसे। तो भाई सिंपल सी बात है, ये सारी प्रोबेबिलिटी जो है ना, इन सबको ऐड कर दो, तुम्हें के मिल जाएगा, ठीक है। लो क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन, बता तुम्हें कोई प्रोबेबिलिटी का कोई बहुत बड़ा कोई रूल लग रहा है क्या, 0 + k + 2k सारे ऐड कर दो, 0 + k + 2k + का 2k + का 3k + का k² + का 2k² + का 7k² + का k = 1 कर देना, k आ जाएगा, ठीक है। पहला पार्ट हो गया। अच्छा, दूसरे पार्ट में क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी बताना है x < 3। अब बचपन से जानते हैं <3 का मतलब क्या होता है, <3 का मतलब ये 2 1 0, तो ये सब ऐड कर दो। 0 1 2 वाले केस में क्या है 0, इधर k और ये 2k, तो जब यहां से पहले वाले पार्ट से जब k की रू आ जाए यहां k पुट कर देना, आंसर आ गया। लो अब यहां लिखा है x < 7, तो <7 यहां पे सॉरी <6 लिखा है, तो <6 में कौन सा केस आएगा 7 वाला, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 7k² + k, तो इसका आंसर हो गया 7k² + k, k पुट कर देना। 0 से 3 के बीच में कौन आएगा 1 2 आएगा, तो k + 2k हो जाएगा। लो हो गया खेल खत्म। बताओ इसमें कोई बहुत खतरनाक रूल लग रहा नहीं ना। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं प्रॉपर, इसका आंसर कैसे। अब मैंने आपको एक चीज सिखाई है कि जो प्रोबेबिलिटी लिखी होती है px,
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उन सबको अगर ऐड करते हो तो रिजल्ट 1 के इक्वल आता है। तो चलो सबको ऐड कर दो, 1 के इक्वल कर देंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबको ऐड कर दो, 0 प्लस का k प्लस का 2k प्लस का फिर 2k, k 2k 2k 2 बार है ना, प्लस का 3k प्लस का k स्क्वायर प्लस का 2k स्क्वायर प्लस का 7k स्क्वायर प्लस का k इज इक्वल टू कितना, 1 के इक्वल। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, k 2k 3k 2k 5k 3k 8k और ये कितना हो गया 8k 9k, 7 2 9 9 प्लस 1 10 10k स्क्वायर प्लस 1 और ये -1 इधर आ जाएगा। ठीक है, चेक करो इतना आ गया। अब मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, 1 इंटू 10 10 होता है, तो 10k स्क्वायर 9k हमारा हो जाएगा 10k माइनस का k माइनस का 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में 10k मिलेगा कॉमन तो k प्लस 1, बीच में माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी k प्लस 1 आ जाएगा। तो एक ब्रैकेट में आएगा k प्लस 1, एक ब्रैकेट में आएगा 10k माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब एक ये k प्लस 1 आ गया, एक में आ गया 10k माइनस का 1। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब k प्लस 1 है एक ब्रैकेट में, एक में है 10k माइनस 1, तो अगर हम k प्लस 1 को 0 कर दें तो k की वैल्यू क्या आएगी -1, और अगर हम 10k माइनस 1 को 0 कर दें तो k इक्वल टू कितना आएगा 1/10। k इक्वल टू जो -1 है वो रिजेक्ट होगा, आपको रीजन ही बताना होगा। कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती, लिख देना प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, जबकि यहाँ पे px जो है वो k के इक्वल है, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती ना, तो आप इसलिए इसको रिजेक्ट कर देना। हमारा फाइनली k आ गया 1/10, इतना आप नोट कर लो। फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है। ठीक है, कि k इक्वल टू कितना आया 1/10। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। ठीक है, कि जो है px लेस देन 3 इस तरीके से। तो पहले तो इतना कर लो, कर लिए सबने। अच्छा, अब हम आते हैं, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है k इक्वल टू 1/10। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में बोला है कि प्रोबेबिलिटी जो है सिर्फ बतानी है x लेस देन 3 के लिए, मतलब हमें जो प्रोबेबिलिटी बतानी है वो सिर्फ x लेस देन 3 के लिए बतानी है। तो लेस देन 3 का मतलब क्या है कि भाई 3 से कम कौन कौन है, 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 के लिए प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 के लिए प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 के लिए, ये सब बताना। सॉरी लेस देन 3 है तो 2 तक, सॉरी 3 लेस देन है ना, इक्वल टू थोड़ी ना लगा यहाँ पे। ठीक है, तो लेस देन 3 में आया, तो चलो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0, 1 पे कितनी है k, इस पे कितनी है 2k, इसका मतलब 3k आ गया, और k की वैल्यू 1/10 थी तो ये आ गया 3/10। बात समझ में आ गई, ये कितना आ गया 3/10। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में है p x ग्रेटर देन 6। ठीक है, अब ग्रेटर देन 6 का मतलब है 6 से बड़ा, तो 6 से बड़ा तो एक ही है, यानी px इक्वल टू 7, और 7 पे कितना है प्रोबेबिलिटी 7k स्क्वायर प्लस का k, तो 7k की वैल्यू 1/10 का स्क्वायर प्लस का 1/10, तो 7/100 आएगा प्लस का 1/10, तो ये कितना आ जाएगा 100। अगर एलसीएम लें तो ये बन जाएगा तुम्हारा 10 ऊपर 10 प्लस 7, क्या ये 17/100 आ जाएगा, क्या ये 17/100 आ जाएगा, चेक कर लो। ठीक है, 17/100 आ गया किसका, थर्ड पार्ट का। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में है प्रोबेबिलिटी जो है वो रैंडम वेरिएबल है 0 से लेके 3 तक। अब 0 से 3 का मतलब क्या है, 0 3 के बीच में इंक्लूड नहीं करना है, यानी 1 और 2 लेना है, यानी px इक्वल टू 1 प्लस px इक्वल टू सिर्फ 2, यही लेना है। बात समझ में आ रही। अब 1 पे कितना है k है, 1 पे कितना है k है, और 2 पे कितना है 2k है, तो क्या ये 3k आ गया, और k की वैल्यू कितनी थी 1/10, तो 3 इंटू 1/10, तो क्या 3/10 आ जाएगा। बताओ समझ में आया। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा, नोट कर लो इसको। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा हो और सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। ठीक है, समझ में तो आ गया ना क्वेश्चन, मैंने कहा था ना बिल्कुल 7th लेवल का क्वेश्चन है, 7th 8th वाला बच्चा कर देगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन जो है, ये हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल क्या कहते हैं, मतलब इसमें कोई प्रोबेबिलिटी मतलब कोई रूल पर्टिकुलर नहीं लग रहा है, लेकिन ये मतलब समझो कि गेम हम खेल रहे हैं और उस गेम में कैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो क्वेश्चन को हमें सोच के करना कि मतलब
ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी, अच्छा ये चीज़ ऐसे पॉसिबल है, मतलब ये चीज़, तो आपको ये क्वेश्चन इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। इसमें क्या लिखा है, ए एंड बी थ्रो अ डाई अल्टरनेटली टिल वन ऑफ देम गेट अ 6। मतलब दो लोग हैं जैसे ए और बी, जैसे मैं ए हूँ और आप बी हो, हम लोग डाई थ्रो करते हैं और तब तक फेंकते रहते हैं जब तक 6 ना आ जाए। ठीक है, और जिस पर 6 आ जाएगा वो विन कर जाएगा, मतलब गेम जीत जाएगा। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी नहीं, फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, मतलब रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी मतलब है ए के भी जीतने की प्रोबेबिलिटी बताओ और बी के भी। और लेकिन कंडीशन अप्लाई है कि ए स्टार्ट कर रहा है इस गेम को, जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ गेम को, तो चलो मैं पहले ए स्टार्ट कर रहा है तो ए के जीतने की ही प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो अब जिसको जितना कॉमन सेंस से करोगे इस क्वेश्चन को उतना ही आसान लगेगा। चलो हम, अगर मैं डाई थ्रो कर रहा हूँ, आ गया 6, क्या मैं जीत गया? हाँ जीत गया, क्योंकि 6 आ गया तो जीत गया। तो भाई 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। तो भैया मैं मैच जीत गया, गेम ओवर, क्योंकि हमें जीतना है ना, ए को जीतना है, 1/6 हो गया। आप इधर शुरुआत में लिख देना प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, यहाँ पे क्या है वो है 6 आना, यानी 6/36 यानी 1/6। किसी को भी चाहे ए हो चाहे बी हो, उसके विन करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 6/36 यानी कि 1/6। ठीक है, क्लियर है? तो हारने की क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विन क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विन भी निकाल लेते हैं, तो क्या वो 1 - 1/6 से 5/6 आ जाएगी। ठीक है, तो ये निकाल के रख लिया। अच्छा, क्या ये एक अकेला केस होगा, मतलब कि मैं पहली थ्रो में जीत गया? नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने थ्रो करा, मैं नहीं जीता, मतलब मैं 6 नहीं आया, तो ये दूसरा केस बन रहा है। अब 6 ना आने का मतलब मैं नहीं जीता उस केस में, यानी 5/6, तो अभी गेम ओवर नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी? ए विन, यानी जब तक गेम चलेगा जब तक मैं जीत जाऊं। तो पहला थ्रो करा, मैं नहीं जीता। ठीक है, मतलब 6 नहीं आया, मल्टीप्लाई, फिर आपकी बारी, क्योंकि भाई लिखा है ना कि गेम चलेगा ना अल्टरनेटली। ठीक है, अब तुमने फेंका, तुम्हें तो जीतना ही नहीं है ना, क्योंकि तुम्हारा जो केस है वो है ए विन, मतलब जिताना आपको मुझे ही है, तो तुम्हें हारना पड़ेगा। एक बताओ, जैसे दो लोग हैं, जैसे मैं ए हूं और आप बी हैं, जीतना सिर्फ मुझे है। तो एक केस था कि मैं पहली केस में जीत गया, एक केस है कि मैं पहले में थ्रो में हार गया, लेकिन आपको तो जीतना नहीं है, क्योंकि यहां पे हम एक ही विन की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो आपको तो हारना पड़ेगा ना, 5/6 ही आएगा। लेकिन अब जब मैं तीसरी बार में जब थ्रो करूंगा तो मैं जीत जाऊंगा, नहीं 1/6। मतलब कहने का मतलब है ये केस हो गए जब मैं फर्स्ट थ्रो में ही जीत गया। ठीक है, ये वो केस है जिसमें मैं थर्ड थ्रो में जीत रहा हूं। ठीक है, तो ऐसी नेक्स्ट वाला केस क्या बन जाएगा इसका, कि मैं पहले में हार गया, आपको तो हार नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं अब जीत जाऊंगा तो ये केस और ये केस सेम हो जाएगा, तो फिर मुझे फिर हारना पड़ेगा, और आपको तो हार नहीं है, और फिर मैं जीत जाऊंगा, यानी इस बार मैं 5th थ्रो में जीतूंगा। ठीक है, 5th थ्रो में जीत जाऊंगा, और ऐसे ये केस चलता जाएगा। ठीक समझ रहे हो? तो फाइनली ये बन गया इस तरीके से। तो ये इसका पहला टर्म है, ये इसका दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। क्या जा रहा है? इनफाइनाइट तक। तो यहां पे इनफाइनाइट जीपी बनेगा। क्या बनेगा? इनफाइनाइट जीपी। अब ये एक फॉर्मूला एक नया आ रहा है इनफाइनाइट जीपी का। तो इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला होता है A/1 - R। ए मतलब फर्स्ट टर्म और आर मतलब कॉमन रेशियो। चलो आर निकाल लेते हैं। रेशियो कैसे निकलता है? सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म से। तो 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6 अपॉन फर्स्ट टर्म 1/6, ये कट गया, तो ये 25/36 आ गया। ठीक है, आप चाहो तो थर्ड टर्म, ये पूरा थर्ड टर्म है, अपॉन सेकेंड टर्म करना, तब भी यही आ रहा होगा। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं। तो अब हम ये अपने फॉर्मूले बता दिए, आर निकाल दिए, अब इसका सम निकाल रहे हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हम ए विन निकाल रहे हैं, तो वो कितना आ जाएगा देखो। अब इस पूरे को हमें ऐड करना है, ऐड करने में ये फॉर्मूला है ए मतलब फर्स्ट टर्म 1/6 अपॉन 1 - आर, आर हमारा कितना है 25/36, तो 1/6 36 अगर एलसीएम लिया तो 36 - 25, तो 36 ऊपर पहुंच गया, और ये 6 से 6 टाइम्स कट गया, 6 ऊपर पहुंच गया। ठीक है, तो 6/11 आ जाएगा क्या? ठीक है, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन हमारा निकल गया 6/11। काम खत्म हो गया। अब देख लो, फिर से सारी चीज समझ लो कि इसमें इनफाइनाइट जीपी बन रहा है। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला सम का A/1 - R, रेशियो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म होता है,
इस तरीके से। अब हमें बी निकालने के लिए डायरेक्ट कर लो, अगर मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी 6/11 है तो आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस कर लो, समझ रहे हो, तो 1 माइनस 6/11 कर दो तो 5/11 हो जाएगा, काम खत्म। आया समझ में, तो इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आप देखोगे दो टाइप की चीजें हैं आपको दिखेंगी। यहां पे आपको क्या है, हार्ट अटैक के चांसेस दे रखे हैं और मेडिटेशन योगा से रिड्यूस करा जा रहा है हार्ट अटैक को, या फिर ड्रग्स यूज करके रिड्यूस करा जा रहा है। तो दो केसेस बन रहे हैं, और जब भी दो केसेस बनते हैं तो किसका क्वेश्चन होता है, बेस थ्योरम का क्वेश्चन होता है। तो चलिए आइए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। पेशेंट हैविंग हार्ट अटैक इज 40%, मतलब एक जैसे हार्ट अटैक आने का जो परसेंटेज है ना किसी भी पर्सन को, पेशेंट को, वो 40% है, मतलब 100% नहीं है। ये नहीं बोला कि अगर कोई पेशेंट है तो 100% हार्ट अटैक का चांस है, सिर्फ 40% ही चांस है, सिर्फ मतलब 40% ही बहुत होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो एज्यूम दैट मेडिटेशन एंड योगा कोर्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक by 30% एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग रिड्यूसेस by 25%। यानी कि ये बोला गया, जैसे फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल है जिसमें पेशेंट हैं बहुत सारे, तो पहली बात तो ये बोली कि उनमें से 40% लोगों को हार्ट अटैक के चांस है। अब हार्ट अटैक के चांस है तो हमें पता है कि चांसेस को रिड्यूस करने का कुछ ना कुछ होता है, तो बोला योगा करके, योगा और मेडिटेशन करके उसको रिड्यूस करा जा सकता है, कितना, 30%, और अगर ड्रग वगैरह मेडिसिन वगैरह यूज कर लिया जाए तो 25%। इसका मतलब दो चीजें हैं, यानी दो चीजें क्या है, एक योगा और मेडिटेशन है, मतलब क्या है, इवन हमने ले लिया योगा और मेडिटेशन, मतलब ठीक है, योगा एंड मेडिटेशन से अगर कोई बंदा रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, और E2 ले लिया जब वो कोई ड्रग यूज कर रहा है, ठीक है। तो आप बताओ, दो केस हैं, एक पेशेंट है उसके बाद दो केस हैं, एक योगा मेडिटेशन कर ले या ड्रग यूज कर ले, तो दोनों बराबर बराबर है ना, तो PE1 हो जाएगा 1/2 और PE2 भी हो जाएगा 1/2। अब देखते हैं आगे क्या है, तो इतना परसेंट तो रिड्यूस कर रहा है। एट अ टाइम पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ टू ऑप्शन, सही बात है, वो हाफ हाफ ले लिया मैंने, इक्वल प्रोबेबिलिटी है। इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ टू ऑप्शन, यानी इन दो ऑप्शन में कोई जब यूज कर लेता है, पेशेंट सिलेक्टेड एट रैंडम सफर्स अ हार्ट अटैक। अच्छा, पेशेंट तब भी हार्ट अटैक सफर करता है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पेशेंट फॉलोड अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। यानी ये E1 से रिलेटेड पूछ रहा है, लेकिन जो आपको पता है ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, तो कोई कॉमन चीज तो होनी चाहिए ना, कोई कॉमन चीज होनी चाहिए। तो कॉमन चीज क्या है यहाँ पे, वो यहां लिखी है कि जब वो दो में से कोई एक चीज चूज करता है तो पेशेंट सिलेक्टेड एट रैंडम सफर्स अ हार्ट अटैक, यानी फिर भी वो हार्ट अटैक सफर करे। यानी जो हमारा ए होता है, ए जो हम बोलते हैं कि कॉमन चीज है, तो वो क्या है, सफर अ हार्ट अटैक, मतलब तब भी आपसे ये नहीं पूछ रहा कि हार्ट अटैक रिड्यूस का बताओ, बोल रहा तब भी हार्ट अटैक के चांसेस क्या है, वो वाली प्रोबेबिलिटी बताओ। यानी कि अगर हमें PA/E1 बताना है, A/E1 मतलब ध्यान समझो, A/E1 का मतलब है कि आपने योगा यूज करा तब भी हार्ट अटैक के कितने चांसेस हैं ये बताना है, ठीक है, समझ रहे हो। फिर से वीडियो को पॉज करो, समझने की कोशिश करो। ए क्या है, ए है कि वही पर्सन है, उस 40% लोग हैं जिनमें हार्ट अटैक के चांस है, उसमें से अगर योगा मेडिटेशन यूज करता है या फिर ड्रग यूज करता है तब भी हार्ट अटैक सफर होने की चांसेस क्या हैं, ठीक है। तो ये ए चीज है, वो कॉमन है, तो आपने पढ़ लिया हो। तो ए यहां पे हार्ट अटैक के चांसेस कितने हैं, तो पहली चीज तो ये कि हार्ट अटैक के जो चांसेस थे वो 40% थे किसी भी परसेंट के लिए, पेशेंट के लिए, तो 40/100 तो रहेगा। मल्टीप्लाई में क्या आएगा, जब आपने E1 यानी कि योगा और मेडिटेशन यूज करा तो आपने 30% हार्ट अटैक के रिस्क को रिड्यूस कर दिया, तो बचा कितना होगा, तब भी 70% बचा होगा, तो आपको 70/100 से और मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो गया PA/E1। अच्छा, थोड़ा डाउट आया होगा, मैं बता रहा हूं क्यों डाउट आया होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये तो आपको समझ में आ गया होगा 70/100 क्यों है। अगर आपने हार्ट अटैक के चांसेस को 30% रिड्यूस करा है, ठीक है, लेकिन हमें रिड्यूस करने का नहीं पूछा गया, हमसे पूछा है तब भी एक पेशेंट हार्ट अटैक सफर करता है तो उसके चांसेस बताओ, तो भैया वो तो 70/100 होगा ना, क्योंकि 30% रिड्यूस कर दिया।
लेकिन अगर मैं ये लिखूंगा 70/100, तो ये सारे पेशेंट के लिए हो गया ना, कि अगर मुझसे कोई रिपोर्ट मांगे डॉक्टर, मतलब मैं डॉक्टर हूं, मैं कहूं अच्छा ठीक है पेशेंट जो सफर कर रहा है वो 70/100 है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि हॉस्पिटल में जितने लोग हैं उनके लिए। जबकि शुरुआत में एक बात बताई थी कि हार्ट अटैक के चांसेस सिर्फ 40% लोगों के हैं, तो हम उसी डेटा में तो बात करेंगे भैया जिनको हार्ट अटैक है ही नहीं उनको क्या मतलब इससे, जिनको भाई हमसे डॉक्टर वाले, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एक हॉस्पिटल में कुछ लोगों को हार्ट अटैक के चांस है, कुछ को नहीं है, तो जिनको चांसेस हैं हम उनकी बात करेंगे ना। तो 40% लोग, इसलिए 40/100 हमें पहले लेना है, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। ऐसी हम निकालेंगे PA/E2, तो पहले 40/100 तो इसमें भी ले लेंगे। और जब आपने ड्रग्स यूज करा है, क्या यूज किया, ड्रग्स अगर यूज करा है तो बोला था 25% रिड्यूस हो रहा है, तो बचा कितना होगा, तब भी 75% बचा होगा, यानी 75/100। बस हो गए सारे केस। अब निकालना क्या है कि पेशेंट ने मेडिटेशन योगा फॉलो किया हो, यानी कि E1 वाला केस, यानी PE1/A निकालना है, तो क्या हो जाएगा PE1 इंटू PA/E1 अपॉन टोटल, यानी कि PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2, ठीक है, ये चीज है। तो यहां पे PE1 कितना है 1/2, PA/E1 ये आपका है 40/100 इंटू 70/100 अपॉन टोटल में क्या आएगा 1/2 इंटू 40/100 इंटू 70/100 प्लस 1/2 इंटू 40/100 इंटू कितना है 75/100। तो देखो नीचे भी 1/2 40/100 कॉमन मिल रहा है, तो ऊपर तो है 1/2 इंटू 40/100 इंटू 70/100, लेकिन डिवाइड में भी 1/2 इंटू 40/100 कॉमन मिल रहा है, तो बचा क्या 70/100 प्लस 75/100, तो ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया। तो ऊपर है 70/100, अगर नीचे एलसीएम 100 ले लिया जाए तो 70 यानी 145 आ जाएगा, ये कट गया, तो 70/145 5 से कैंसिल हो रहा है ये, तो ये हो जाएगा 14 और यहाँ आ जाएगा कितना 5 2 जा 10 5 9 जा 45 14/29, यही आपका आंसर आ रहा है। क्लियर, समझ में आया। तो योगा मेडिटेशन वाला क्वेश्चन कैसे करना है, तो ये याद रखो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, मतलब यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना था, नोट कर लो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन समझ में आपको अच्छे से आ गए हो, ठीक है, और आपको एक आइडिया लग गया होगा बेस थ्योरम पे क्वेश्चन कैसा बनता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और साथ के साथ रैंडम वेरिएबल का जो क्वेश्चन है वो 7th क्लास वाला, वो भी आपने इजीली समझ लिया हो, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना वीडियो में का फीडबैक बता देना, कैसा लगा आपको, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कितनी हो गई, सब बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।